तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का कैरियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट मेंस के प्रीवियस ईयर के जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किए गए थे वहां पे आपको क्वांट में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर यानी कि एग्जामिनेशन आपका 2020 में कंडक्ट किया गया था और ये पेपर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है उसका रीजन ये है कि अगर मैं बात करूं तो आरबीआई असिस्टेंट का एग्जामिनेशन का जो ट्रेंड है वो आपका हर 2 साल में एक बार होने का है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं पास्ट के रिकॉर्ड के हिसाब से हर 2 साल में एक बार ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया है और उसी आंकड़ों को देख के अगर 2020 में आरबीआई असिस्टेंट का एग्जामिनेशन हुआ था और 2021 में इसका एग्जामिनेशन नहीं हुआ था तो इट इज हाईली एक्सपेक्टेड दैट 2022 में आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आउट हो। और अगर उसका मतलब आउट होता है तो उसका जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है वो सबसे पहले किया जाता है, मतलब ईयर के स्टार्टिंग में। ऑलरेडी हम फरवरी पे एंटर कर चुके हैं, तो अगर ये नोटिफिकेशन आपको आना है तो इसी महीने या फिर अगले महीने में आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर आप किसी भी बैंक एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस ऑलमोस्ट आपका तो सेम ही है, तो इस एग्जामिनेशन को बिल्कुल आप टारगेट करें। लेकिन टारगेट करने से पहले आपको मैं बार बार यही चीज कहता हूं कि किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी से पहले उसके प्रीवियस ईयर के पेपर को एक बार एनालिसिस करना जरूरी है। इसीलिए इस चैनल पे आपको हर एक एग्जामिनेशन जो आपके पास में कंडक्ट किए गए हैं, चाहे प्री हो मेंस हो, सबके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये चेन का अगर आप बात करें तो आरबीआई असिस्टेंट का, क्योंकि मैंने एएसआईसी यूडीसी का प्री का क्वांट और रीजनिंग करवा दिया, आरबीआई असिस्टेंट की बात करें तो आपको ये लग रहा होगा कि सर प्री छूट गया। प्री छूटा नहीं है, प्री मैंने अनअकैडमी स्पेशल पे ऑलरेडी करवा रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्री का पेपर वहां देख सकते हैं। नहीं तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो प्री का पेपर भी एक छोटा सा वीडियो होगा, वो भी आपके लिए कैरियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे ही ले आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे 40 क्वांट के क्वेश्चन जो आपके पूछे गए थे और उसको भी परफेक्ट एग्जामिनेशन अप्रोच के साथ कम टाइम में कैसे सॉल्व किया जाएगा उसको देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कौशिक मोहंती, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर डिफाइनर। एक छोटा सा अपडेट आपके लिए है कि अनअकैडमी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन स्कॉलरशिप टेस्ट जो है अनअकैडमी की तरफ से आ रहा है। एक ही साल में एक ही बार होता है ये एग्जामिनेशन। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन चाहे एसएससी, बैंक या रेलवे किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस स्कॉलरशिप टेस्ट में जरूर से पार्ट ले। अगर मैं बात करूं तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट आपका 20 फरवरी को होने वाला है और यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर आप बैंक एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ बैंक एग्जामिनेशन का स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहते हैं तो आपका डेडिकेटेड टाइम है 10 AM। सिमिलरली एसएससी वालों के लिए टाइम है 2 PM और रेलवेज वालों के लिए है टाइम है 5 PM। इस टेस्ट को आप फ्रीली दे सकते हैं और फ्रीली मतलब इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ये कोड लगा सकते हैं CD लाइव। और साथ ही साथ अगर आप टॉप 400 रैंकर्स में आए तो आपको मिल जाएगा आपको अनअकैडमी की तरफ से स्कॉलरशिप। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं 300 लकी विनर्स को आपको मिलेगा Amazon gift voucher, and apart from this there are huge gifts like laptops, मोबाइल एंड वायरलेस ईयरबड्स जो कि आपके टॉप रैंकर्स को मिलेगा। तो इस टेस्ट में जरूर से पार्ट लीजिए जिससे कि आपको आपका परफॉर्मेंस पता चलेगा, आपको आपका मतलब लेवल पता चलेगा, दूसरे कंपटीटर्स कहाँ हैं, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वो पता चलेगा और साथ ही साथ आप एक्साइटिंग गिफ्ट भी जीत सकते हैं। तो चलिए, जो 16 फेब से आपके टॉप एजुकेटर्स टॉप बैचेस स्टार्ट हुए हैं उसमें अपना जो बैच है वो भी आप लोग एनरोल कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूं तो मेरे जो कोर्सेज चल रहे हैं वो क्या क्या चल रहे हैं एक बार आपको दिखा दूं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि फॉलो जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि आपके डेली बेसिस पे फ्री क्लास कम से कम चल रहे हैं जो कि 9 PM पे वो प्रैक्टिस क्लास है जहां पे हम क्वांट रीजनिंग दोनों की प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं बैंक एग्जामिनेशन 2022 के लिए। वहां पे आप लाइव उन क्लासेस को फ्रीली अटेंड कर सकते हैं डेली बेसिस पे 9 PM पे। तो इसके लिए फॉलो कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम अपडेट्स आपको मिलता रहे। और सारे के सारे जितने लोग प्लस पे ऑलरेडी है, जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं सबको एनरोल कर लीजिएगा। एक कोर्स अपना चल रहा है डेटा इंटरप्रिटेशन का जो कि दोपहर 12 बजे चलता है। दूसरा अपना कोर्स चलता है अरिथमेटिक का जो कि इवनिंग 7 PM पे चलता है। और एक कोर्स है आपका एडवांस्ड अरिथमेटिक और डेटा इंटरप्रिटेशन जहां पे हम मेंस लेवल के डीआई और अरिथमेटिक करते हैं। इसका टाइमिंग है आपका 4 PM का। ये आपका बैंक रेगुलेटरी बॉडीज के अंडर होता है, ये बैंक एग्जाम्स कैटेगरी के अंडर नहीं होता ये वाला चीज। 4 PM पे जो एडवांस सेशन है इसके लिए अलग सा कोर्स आपको लेना होगा। लेकिन अगर आप बात करें तो ये दोनों कोर्सेज जो है ये आपके बैंक एग्जाम्स कैटेगरी में चलते हैं, चाहे बात की जाए डीआई की या फिर चाहे बात की जाए कंप्लीट कोर्स ऑन अरिथमेटिक की। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि गो फॉर आइकॉनिक, बिकॉज आइकॉनिक और प्लस में आपको प्रायोरिटी मिलता है आइकॉनिक में जहां पे आप अपने पर्सनल डाउट्स को इंस्टेंट क्लियर कर सकते हैं। तो प्रायोरिटी लाइव क्लासेस पे भी आप रेज हैंड का फीचर इस्तेमाल करके अपने डाउट्स को इंस्टेंट हमसे सॉल्व करवा सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो चाहे बात की जाए आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन की या फिर बात की जाए प्लस की सब्सक्रिप्शन की, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो जब आपको रेफरल कोड मांगे आप ये कोड लगा सकते हैं CD लाइव, जिसके चलते आपको अपना मैक्सिमम डिस्काउंट जो उस टाइम पे चल रहा होगा वो मिल जाएगा। एंड मेक श्योर कि जितने भी आपके क्रेडिट्स हैं उनको भी रिडीम कर दे ताकि ऑन एन एवरेज जो भी टोटल डिस्काउंट मैक्सिमम पॉसिबल हो वो आपको मिल जाए और आप लोग
आराम से प्रिपरेशन कंटिन्यू कर पाए। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि सब कुछ परफेक्ट है। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट विद। आप लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि हर सवाल को पॉज करके खुद एक बार ट्राई करें और धीरे 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 एक करके एक सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जैसे कि आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी के बारे में क्लियर आइडिया हो जाए। अगर मैं बात करूं आरबीआई असिस्टेंट की, तो यहां पे प्री लेवल बहुत ही इजी होता है, बट मेंस एग्जामिनेशन इतना भी इजी नहीं होता जितना हम सोचते हैं। नॉर्मल एक अच्छा लेवल रहता है, पीओ से बहुत कम है ये मैं मानता हूं, लेकिन एक अच्छा लेवल रहता है। तो चलिए, वो तो तभी पता चलेगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। मैंने देखा ये क्वेश्चन मार्क परसेंट, यानी कि x परसेंट को मैं x/100 लिख सकता हूं। इस चीज को मैं कह सकता हूं अपने दिमाग में 4200 डिवाइडेड बाय इस चीज को मैं कह सकता हूं 7। जब ये आपस में कैंसिल होगा तो यहां से निकल के आएगा 600 और ये 0000 कैंसिल होने के बाद पूरा LHS गया और 6x रहा। यहाँ पे 876 से ये माइनस अगर मैं 6 को करूं तो यहाँ पे मेरे पास ये रहा वैल्यू 870। अब जब मैंने 6 से इसको कैंसिल किया 1, 27, 4, 24, 35, 145 is the absolutely correct answer। अब भले सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन मेंस हो प्री हो, उसका लेवल और कितना ज्यादा हाई हो सकता है, वही प्लस माइनस डिवीजन इनटू में ही तो रहेगा, तो इसमें कोई ज्यादा अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। थोड़े थोड़े गंदे गंदे मिल सकते हैं। यहाँ पे ये अपने पास है 1041 प्लस ये आपके पास है x और ये डिवाइड में आपके पास है 3 इज इक्वल टू 1816 और ये डिवाइड में आपके पास है 4 4 जा 16, 21, 5 और ये हो गया 4। 454 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ जब होगा तो ये 450 का 3 टाइम्स 135 यानी कि 1350 और 4 तिया 12 तो 1362 और ये 1041 आके यहां से जब माइनस हो जाएगा तो यहां पे आपके पास रहेगा 21 और ये रहेगा आपके पास 3। 321 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ई। इतना ही स्पीड में आपको करना है। 16 टू दी पावर 1/4 की बात चल रही है। 16 टू दी पावर 1/4 कितना होता है? आप किसी भी चीज का 1/4 पावर निकाल रहे हो, मतलब उसका 4th रूट, एक ऐसा नंबर जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करने से 16 है। अब 2 का चौथा पावर ही 16 होता है, तो यहां पे ये वैल्यू हो गया 2। अगर आपको यकीन नहीं होता तो कम से कम 16 को 2 टू द पावर 4 लिख सकते हो, उसका होल पावर 1/4, a टू द पावर m होल टू द पावर n, a टू द पावर mn, पावर आपस में मल्टीप्लाई होके कैंसिल होके 2 ही रहेंगे। प्लस ये 3 का क्यूब होता है 27, आई गेस एवरीवन नोस। ये 112 है और ये उसका दुगना यानी कि ये हो गया 224, ये माइनस में है। प्लस ये आपका अप्रोक्सीमेटली 10 का स्क्वायर यानी कि 100। जितने भी चीजें आपके हैं ऐड कर लीजिए। 100 प्लस 27, 127 प्लस 2 129, 129 माइनस 224। अगर मैं कम से कम ये कहता कि ये 229 होता तो बहुत सही रहता। कैसे? 100 से 229 माइनस करता तो मेरे पास माइनस का 100 बचता। लेकिन अगर मैं बात करूं, मैंने तो माइनस कम पिया है, मतलब अगर मुझे ओरिजिनल देखना है तो मुझे 5 कम माइनस करने, तो मेरा रिजल्ट जो है वो -100 ना होके कितना होना चाहिए? -95 होना चाहिए। तो आप अपने टेक्निक्स लगा के माइनस कर सकते हो और ऑप्शन नंबर ए को अपना सही आंसर बता सकते हो। नेक्स्ट सवाल मैंने देखा 849, ये रहा आपके पास 849 इंटू 11 अपॉन में है मेरे पास 16 इंटू यहां पे है मेरे पास 441 और डिवाइडेड बाय मेरे पास है 21। और ये डिवाइड का सिंबल जब भी देखे एक फ्रैक्शन में ऑफ था, मल्टीप्लिकेशन था, इसलिए इनको ऐसा लिख लिया। लेकिन जब डिवाइड की बात आ रही है तो आप इसको एक काम कर सकते हो, आप इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हो और मल्टीप्लाई में लिख के आप इसको क्या कर सकते हो, आप इस चीज को उल्टा सकते हो फ्रैक्शन। क्योंकि आपको पता है कि जब भी a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई डी आता है तो आप a बाई बी इस डिवीजन के चेन को मल्टीप्लिकेशन में तब्दील करके इसको d बाई सी लिख पाते हो। तो सेम चीज मैं यहां पे करने वाला हूं कि जब भी कोई डिवीजन का सिंबल दिखे मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं, लेकिन कंडीशन अप्लाइड, जो भी फ्रैक्शन लिखा है उसको उल्टा दूं। ये 17 बाई 320 लिखा था, इसको उल्टा के मैं लिख सकता हूं 320 बाई 17। अब मैं अपना कैंसल आउट जो चीजें करना है कैंसिल कर सकता हूं। 21 यहां पे स्क्वायर है उसी का, 16 का ये 20 टाइम्स है। अब देखो 17 इसी के साथ जाना चाहिए। 17 अगर मैं अप्रोक्सीमेट देखूं तो 17 5 जा 85 850। इस चीज को अगर मैं अप्रोक्सीमेटली 850 कंसिडर कर दूं, क्योंकि यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू ना, वो जानबूझ के ऐसे दे रहा है। इसको अगर मैं 850 कंसिडर कर दूं तो 17 यहां पे कैंसिल हो जाएगा 50 टाइम्स और फाइनली मेरे पास बचेगा 50, 11, 21, ये कैंसिल हो चुका है और ये 20। अब पहले तो 50 इंटू 20 कर दो। 50 इंटू 20 में 2 जीरो है, हाँ। 5 इंटू 2 10 में और 1 जीरो आ जाएगा, मतलब 3 जीरो आना बाकी है। अब 11 इंटू 21 से काम बन जाएगा। 21 इंटू 10 कितना होता है? 210 और 21 जब ऐड हो जाएगा तो वो कितना बन जाएगा? 231। तो ये 231,000 आपका इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट सवाल अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट सवाल एक छोटा सा सवाल, ये शायद लास्ट, हाँ ये एक छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है। हर एक सेक्शन में एक एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता रहूंगा ताकि आप लोग कर रहे हैं या नहीं वो भी मुझे पता चले। तो इसका कमेंट करके मुझे आप लोग आंसर बताएंगे एक सवाल आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने कैटेगरी। सिमिलरली डीआई के मैं 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा, एक आध आपको होमवर्क दूंगा ताकि आपको पता चले कि आप समझे या नहीं। अगर कोई डाउट है तो मुझे आप पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में। The table given below shows the data regarding 4 different articles sold by 2 different shops A and B. Study the data carefully and answer the questions that follow. 2 different shops की बात की जा रही है, शॉप ए शॉप बी, उन्हीं के जो आर्टिकल्स 4 डिफरेंट काइंड्स के वो सेल कर रहे हैं 1 2 3 4, उन्हीं के बारे में डेटा दिया गया है। क्या डेटा दिया गया है? अगर मैं आर्टिकल 1 की बात करूं, 2 3 4 की बात करूं, उनका कॉस्ट प्राइस फिक्स्ड है और कॉस्ट प्राइस के साथ जब स्टोर ए उसको बेचता है तो वो कितना % का प्रॉफिट रखता है आर्टिकल 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। जब स्टोर पे उसी आर्टिकल 1 2 3 4 को बेचता है तो उनमें कितना % का प्रॉफिट रखता है उसके बारे में क्लियर डेटा है। अब मैं सवाल नंबर 1 पे गया। सवाल नंबर 1 काफी खूबसूरत है। एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 2 फॉर स्टोर ए बी एंड सी इज 441। उसने मुझे कहा कि जो आर्टिकल 2 है उसका एवरेज सेलिंग प्राइस 3 स्टोर में ए बी सी में 441 का चल रहा है। आप कभी भी पूरा सवाल मत पढ़िएगा, पूरा सवाल आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आपको फिर घूम जाएंगे। यहां से आप अपना दिमाग को शांत रख के स्टार्ट कीजिए कि क्या हो सकता है। अब देखो आर्टिकल 2 के स्टोर ए और स्टोर बी का सेलिंग प्राइस मेरे पास निकल जाएगा, प्रॉफिट परसेंट है क्योंकि कॉस्ट प्राइस भी है। तो पहले यहां पे मुझे बताओ ए का सेलिंग प्राइस कितना होगा। सर ए का कॉस्ट प्राइस है 420। हाँ सर, जब ए ने बेचा तो ए ने 20% का प्रॉफिट रखा होगा इसी 420 में। मैंने कहा 420 का 10% 42 तो 20% 84। मैंने कहा तो 84 रुपीज के प्रॉफिट में उसने ए ने 504 रुपए में बेचा होगा। मैंने कहा बहुत जबरदस्त। सेम आर्टिकल 2 का जिसका कॉस्ट प्राइस 420 है, जब बी बेचेगा तो बी 35% का प्रॉफिट रखेगा। मैंने कहा सर 420 का 10% अगर 42 तो 30% कितना होगा, 42 इंटू 3 यानी कि 126, और 126 रुपीज तो 30% हुआ और 5% मुझे चाहिए। तो 42 अगर इसका 10% होता है तो इसका 5% कितना होता है 21। तो सर 147 रुपीज का बी ने प्रॉफिट रखा होगा। मैंने कहा तो बेचा कितने में सर 7 4 2 6 और ये हो गया सर 567 में बी ने बेचा होगा। मैंने कहा अच्छा बी ने बेचा होगा इतने में। अब देखो आपका यहाँ पे सी आ रहा है लेकिन अपने पास सी नहीं है, तो पहले तो ये बताओ कि ए और बी का जो टोटल कितना है। सर टोटल क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि आपके पास ए बी सी का एवरेज सेलिंग प्राइस है ना। अगर आपके पास ए बी सी का एवरेज सेलिंग प्राइस है तो आपके पास ए बी सी का टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कैसे, 441 अगर 3 लोगों का एवरेज है तो 441 इंटू 3 अगर मैं करूं तो 3 4 3 12, ये हो गया 4 3 12 1 13, 1323 रुपए आपके टोटल सेलिंग प्राइस होने चाहिए ए बी और सी का। जिसमें अगर मैं बात करूं ए और बी का टोटल कितना है 7 4 11 1 7 और यहां पे अगर मैं बात करूं 10 यानी कि 1071 है। और अगर मैं अब डिफरेंस देखूं कि यहां पे जो डिफरेंस है वो किसके चलते आ रहा होगा, यहां पे ये ए और बी का है लेकिन ये 1323 ए बी सी का है, तो जो यहां पे एक्स्ट्रा है वो सी का है। तो अगर मैं देखूं 29 और ये 29 और 23 कितना होता है 29 23 आपके पास होता है 52, और यहां पे अगर मैं बात करूं 11 और ये 13 ये हो गया 252 आपका सेलिंग प्राइस आ गया किसका, बी का, सॉरी सी का सेलिंग प्राइस। अब सी का सेलिंग प्राइस आने के बाद मैं सवाल पढ़ रहा हूं। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 2 फॉर स्टोर सी इज सेम एज द स्टोर ए एंड स्टोर बी, मतलब जितना स्टोर ए और स्टोर बी का कॉस्ट प्राइस चल रहा था उतना अगर सी के लिए भी कॉस्ट प्राइस है यानी कि 420, देन फाइंड द लॉस परसेंट सफर्ड। तो लॉस परसेंट कितना है। अगर वाकई में सी का कॉस्ट प्राइस अगर 420 है और अगर उसने बेचा 252 में तो डेफिनेट बात है उसका लॉस हुआ है, वही वो कह रहा है कि कितना परसेंट का। तो आप पहले डिफरेंस देखो कि कितना कम में बेचा है। अगर मैं कितना कम में बेचा है देखो 48 20 68 300 से ये हो गया 400, 168 रुपीज का लॉस हुआ है। ये जो 168 का लॉस हुआ है, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, या फिर ये लॉस किसके ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस जो कि कितना है 420। तो यही लॉस जो है वो 420 कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है, यही आपको लीड करेगा कहां तक, लॉस परसेंट तक। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे 0 के साथ 0 कैंसिल कर दूं, 42 4 टाइम्स अगर मैं कैंसिल करूं तो 168 आता है, 4 इंटू 10 यहां पे 40 आता है। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो गया 40%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डुएबल था बट थोड़ा घुमा फिरा के था, थोड़ा कैलकुलेटिव, थोड़ा लेंदी तो था। नेक्स्ट सवाल,
बस अप्रोच देखते चलिए। इफ मार्क प्राइस लेवल्ड ऑन आर्टिकल 1 फॉर स्टोर ए एंड स्टोर बी इज 64% एंड 42% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। अगर आर्टिकल 1 की बात की जाए तो स्टोर ए में और स्टोर बी में उनका जो मार्क प्राइस है वो 64% और 42% ज्यादा है उनके कॉस्ट प्राइस से। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफर्ड बाय स्टोर ए एंड स्टोर बी। देन आपको ये बताना है कि कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है कौन कौन से स्टोर में, स्टोर ए में और स्टोर 2 में। आप अगर पूरा 200 का इस्तेमाल स्टार्टिंग से कर रहे हो ना तो गड़बड़ हो जा रहा है। जैसे हम सीखें कि पाई चार्ट में कैलकुलेशन एक बार, यहां पे भी एक ही कैलकुलेशन में हो सकता है। कैसे? अगर मैं बात करूं स्टोर ए और स्टोर बी दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, हाँ सर, तो मैं उनके कॉस्ट प्राइस को 100 पार्ट्स ले रहा हूं दोनों के लिए। अगर दोनों का कॉस्ट प्राइस 100 पार्ट्स है तो पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर दोनों के 64% और 42% बढ़ा दिए गए तो दोनों के मार्क प्राइस कितना होगा? 164 और 142। दोनों के मार्क प्राइस आने के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दोनों का अगर वाकई में मैंने कॉस्ट प्राइस 100 पार्ट्स का लिया है तो ए ने 23% का प्रॉफिट रखा होगा तो ए ने 123 पार्ट में सेल किया होगा, बी ने 13.6 का प्रॉफिट रखा होगा तो बी 113.6 क्योंकि बढ़ा के 113.6 में उसको बेच रहा होगा। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इतने का मार्क प्राइस था, इतने में बेचा गया, तो यहां से कितने का डिस्काउंट निकल के आ रहा है? 41 पार्ट्स का निकल के आ रहा है। और यहां से कितने का डिस्काउंट निकल के आ रहा है? 0.4 अगर मैं ऐड करूंगा तो 114, 14 में अगर मैं 28 जोड़ूं तो जाके 42 होता है, तो 28.4। तो क्या मैं ये देख सकता हूं कि शॉप ए और शॉप बी में इतने इतने का रेस्पेक्टिव डिस्काउंट लगाया गया होगा पार्ट्स के टर्म पे, हमारे अजम्पशन के 100 के कॉस्ट प्राइस के टर्म्स पे? हाँ सर। अगर यहां पे और यहां पे डिस्काउंट के बीच में आपको डिफरेंस निकालना है बिटवीन द डिस्काउंट ऑफर, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? यहां पे अगर मैं 1.6 ऐड कर दूं तो ये 30 और ये 1, तो 2.6 ऐड करने से 31 तक पहुंच जाऊंगा मैं आराम से। और यहां पे 41 तक पहुंचने के लिए अगर मैं आपसे कहूं तो कितना ऐड करना होगा? और 10, तो ये हो गया मेरे पास 12.6। तो यही 12.6 पार्ट्स का वैल्यू चाहिए रुपीस के टर्म्स से। कैसे लिंक करेंगे? हमने जो कॉस्ट प्राइस 100 पार्ट्स का लिया था वो कॉस्ट प्राइस कितने का है? 200 का है। तो 100 पार्ट का कॉस्ट प्राइस अगर वाकई में 200 का चल रहा है तो एक पार्ट कितने का चल रहा है? 2 का। तो अपने को जो डिफरेंस चाहिए 12.6 का, वो कितने का होगा? 12.6 इंटू 2 यानी कि 25.2 आ गया आंसर। अगर आप किसी और तरीके से करोगे तो लेंदी होगा। और ये ऐसा नहीं कि कोई ट्रिक है, ये कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल अप्रोच है जो कि रियल एग्जामिनेशन में काफी फिजिबल है, इंप्लीमेंट किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल मैं करूंगा, ये मैं सवाल कर देता हूं एक और आपके लिए, फिर उसके बाद आप लोग कीजिएगा ट्राई। Cost price of Article 5 is 25% more than that of Article 4। अगर मैं बात करूं एक आर्टिकल 5 की बात की जा रही है, ओके, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो है वो 25% ज्यादा है, वो 25% ज्यादा है इस आर्टिकल से, ओके सर। If the ratio of the selling price of Article 5 sold by store B and selling price of Article 4 by same store is 21:16, मतलब अगर मैं बात करूं आर्टिकल 5 जो स्टोर B जितने प्राइस में बेच रहा है और आर्टिकल 4 को स्टोर बी जितने प्राइस में बेच रहा है, उन्हीं के बीच में वो जो उन्हीं के सेलिंग प्राइस के बीच में जो रेशियो आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 21:16 का आ रहा है। बड़ा खूबसूरत सवाल। देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ स्टोर बी बाय सेलिंग आर्टिकल 5। देन आर्टिकल 5 को बेच के कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाया जा रहा है? अब आर्टिकल 5 को बेच के कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाया जा रहा है वो जानने के लिए मुझे दो चीज चाहिए। एक तो आर्टिकल मतलब 5 का कॉस्ट प्राइस जो कि यहां से मिल जाएगा 320 से 25% ज्यादा, और दूसरा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कहां से मिल जाएगा? आपको इस रिलेशन से मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि ये फाइनल सवाल परसेंटेज में है और ये जो आपका कॉस्ट प्राइस का रिलेशन दिया गया वो भी परसेंटेज में दिया गया, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसको आपका क्लियरली परसेंटेज और रेशियो में ही तोड़ दूं। कैसे? अब मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर आर्टिकल 4 का कॉस्ट प्राइस 4 पार्ट होगा, सर 4 क्यों? क्योंकि 25% का मतलब 1/4 होता है, तो 4 पार्ट में एक पार्ट ज्यादा हो गया होगा ना आर्टिकल 5 का कॉस्ट प्राइस। तो अगर आर्टिकल 4 का कॉस्ट प्राइस 4 पार्ट्स है तो आर्टिकल 5 का कॉस्ट प्राइस 5 पार्ट्स का होगा। ओके सर, मैंने मान लिया। चलो आगे। मैंने कहा आर्टिकल जब बी आर्टिकल 4 को सेल करता है तो वो कितने परसेंट का प्रॉफिट रखता है? 20% का। लेकिन जब स्टोर बी आर्टिकल 5 को बेचेगा तब वो कितना परसेंट का प्रॉफिट रखेगा? कुछ आइडिया है? नहीं। तो मैं ये मान लेता हूं कि आर्टिकल 5 को जब बेचा जाएगा तो प्रॉफिट जो होगा वो मैं मान लेता हूं X% का होगा। अब वही X% मुझे तलाश है। अब कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखना।
सबसे पहले आर्टिकल 5 के पास आ जाओ। ओके सर आ गए। मैंने कहा आर्टिकल 5 का सेलिंग प्राइस और आर्टिकल 4 के लिए जो सेलिंग प्राइस है उन्हीं के बीच में रेशियो 21:16 है। हाँ सर। आर्टिकल 5 का सेलिंग प्राइस कैसे आएगा? कॉस्ट प्राइस में जितना परसेंट का प्रॉफिट लगा के बढ़ा के सेल किया गया होगा। आर्टिकल 5 के कॉस्ट प्राइस को मैंने कितना पार्ट्स लिया है? 5 पार्ट लिया है, तो लिख लो 5। इसी 5 पार्ट को जब आप सेल करोगे तो कितना परसेंट का प्रॉफिट रखोगे? x% का प्रॉफिट रखोगे। थोड़ा इसको रखे रहो। आप चले आओ नीचे जहां से बहुत चीजें क्लियर होंगे। आर्टिकल 4 का सेलिंग प्राइस कैसे आएगा? आर्टिकल 4 का कॉस्ट प्राइस कितने पार्ट्स का हमने लिया है? 4 पार्ट का। और जब मैंने आर्टिकल 4 को बेचा तो मेरा कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 20%। किसी भी चीज को 20% प्रॉफिट में बेचने के लिए 20% बढ़ा के बेचना होगा। किसी भी चीज को 20% बढ़ाने से 120% हो जाता है। और ये 120% क्यों होता है? क्योंकि 100% का चीज 20% जब बढ़ता है तो वो 120% बढ़ जाता है। बोलो हाँ या ना। सिमिलरली अब अगर मैं ऊपर की बात करूं तो ऊपर 5 पार्ट का कॉस्ट प्राइस जब बेचा गया होगा, मैंने अपना प्रॉफिट परसेंट कितना मान रखा है? x%। तो x% जब मैं बढ़ा के बेचूंगा तो इसको मैं कितने में बेचूंगा? 100 प्लस x% में बेचूंगा। सर ये कहां से आया? अरे किसी भी 100% के चीज को अगर x% का प्रॉफिट रख के आप ज्यादा में बेचना चाहते हो तो 100 प्लस x%, जैसे 100 प्लस 20%, सिमिलरली 100 प्लस x% में बेचोगे। और जब मैं पहले 5 को और 4 को जो बेच रहा हूं सेलिंग प्राइस, उन दोनों सेलिंग प्राइस के बीच में रेशियो कहूं तो वो रेशियो कितने का आ गया? 21:16। अब बस आपको एक बार इसका काटापीटी करना है और आंसर आपके सामने होगा, देखना। सबसे पहले परसेंटेज का कोई रोल नहीं था, हटा सकते हो, बिल्कुल हटा सकते हैं। क्या मैं इस 5 को कैंसिल कर सकता हूं? मैंने कहा हाँ। कितने बार? 24 बार। और क्या मैं 8 से कैंसिल कर सकता हूं 2 बार? 8 से कैंसिल कर सकता हूं 3 बार। 2 से कैंसिल कर सकता हूं, ये आ गया 2 बार। 2 × 3 6। 6 जब मल्टीप्लाई होगा 21 के साथ, ये आ जाएगा 126। और 126 LHS में किसका वैल्यू है? 100 प्लस x। ये 100 जब माइनस हो जाएगा तो x हमने जो प्रॉफिट परसेंट एज्यूम किया हुआ था वो कितना परसेंट आ गया? 26%। मतलब कुछ कैलकुलेशन नहीं है, बस आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के पेपर बहुत लेंदी आ गए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज्यादा शार्प नहीं है, इसीलिए हमने ये फील होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को शार्प करने के लिए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रहा हूं। जैसे कि मैंने 3 क्वेश्चंस करवाए तो 2 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क, क्योंकि यही डीआई का सेम फंडा ही फॉलो होगा। जैसे कि सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 3 सोल्ड, आर्टिकल 3 ये रहा, उसका जो सेलिंग प्राइस सोल्ड बाय स्टोर ए, उसका जो स्टोर ए का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना परसेंट ज्यादा होगा? किससे? सेम आर्टिकल सोल्ड बाय स्टोर बी। स्टोर बी में जो स्टोर आर्टिकल 3 सोल्ड किया जा रहा है उससे। देखो आप इसका पूरा वैल्यू निकालते, लेकिन इसका पूरा वैल्यू बिल्कुल भी नहीं निकालना। क्यों? मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप अपने कॉस्ट प्राइस को 100 ही ले लो ना, क्योंकि ये सवाल भी अपना परसेंटेज में 480 को लाने की क्या जरूरत है? अगर अपना आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 है तो अगर ए उसको 24% के प्रॉफिट में बेचेगा तो उसको वो कितने में बेचेगा? 124 में बेचेगा। और अगर मैं बात करूं स्टोर बी, तो स्टोर बी अगर 5% का प्रॉफिट रखेगा 100 के कॉस्ट प्राइस पे तो वो उसको 105 रुपए में बेचेगा। हाँ, अब 124 जो है वो 105 का कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? मतलब यहां पे मैं कहूं कि इज व्हाट परसेंट मोर। अच्छा, व्हाट परसेंट मोर, तो इसका 124 हो गया, इसका 105 हो गया। तो अब आपको ये देखना है कि कितना परसेंट ज्यादा है। जब भी आपको परसेंट मोर निकालना है तो एक काम करना, सबसे पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना। 124 और 105 के बीच में क्लियरली डिफरेंस जो है वो कितने का है? 19 का है। अब डिवाइड किससे करना? जब भी मोर की बात आ रही है तो डिनोमिनेटर में लेस वैल्यू रखना। लेस वैल्यू अपने पास कौन है? 105। और इंटू कर देना इसको किसके साथ? 100 के साथ। अब आपकी मर्जी, आप कैसे कैंसिल करते हो। थोड़े यहाँ पे 18, 21, 16 थोड़े क्लोज दिख रहे हैं, तो चलो 5 में अगर मैं कैंसिल करूंगा 21 बार जाएगा। 5 में अगर मैं कैंसिल करूंगा तो ये कितने बार जाएगा? 20 बार। 19 × 2 380/21 आप आराम से कर सकते हो। अब आपको दिखना चाहिए कि 21 अगर मैं 19 टाइम्स दूं तो जाके 380 होता है, तो 19 टाइम्स तो दे नहीं सकता ये, क्योंकि 380 एक्सीड कर जाता है, क्योंकि 20 का 19 टाइम्स होता है। तो ये मैं 18 टाइम्स दे सकता हूं। 18 टाइम्स दे सकता हूं मतलब 18 पॉइंट समथिंग। अब देखो 18 पॉइंट समथिंग में 19 आपके पास नहीं है, तो अप्रॉक्सीमेटली 18 आपका आंसर बन गया। तो थोड़ा ऐसे स्मार्ट वर्क, 124 से 105 से निकालो, 480 का इस्तेमाल निषेध है, यही चीज को समझो। तो एक क्वेश्चन ही आपके लिए बचा होगा, ये आपके लिए होमवर्क है, छोटा छोटा प्यारा सा क्वेश्चन। और अच्छा 2 क्वेश्चन बच गए। चलो एक परसेंटेज का, एक रेशियो का है, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क। 4 क्वेश्चन मैंने करवाया ना, तो हिस्सा बराबर, ठीक है। 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन था, 4 मैंने करवाए, 2 आपके लिए। अब चलो थोड़े अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि एक बार आप पॉज करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि अंदाजा लगेगा कि क्या था सवाल का लेवल। हम करवाएंगे तो इजी लगेगा, हम क्या मतलब खुद की तारीफ नहीं कर रहे, मतलब कोई भी सामने वाला करवाएगा तो इजी लगेगा।
रेशियो बिटवीन 40% ऑफ ए प्लस 40 एंड 1.6 ऑफ बी इज 5:6। ए प्लस 40 का 40% यानी कि 2/5 और 1.6 टाइम्स किसका, बी का। इनके बीच में जो रेशियो है वो कितने का है, 5:6। बड़ा खूबसूरत है, बस लिखते चलो। 40% ऑफ ए प्लस बी का 40% यानी कि 2/5 और 1.6 ऑफ बी, 1.6 इंटू बी। इनके बीच में रेशियो 5/6 है। इफ डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज ट्वाइस ऑफ बी, अगर ए और बी के बीच में जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, बी के दुगने के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.38। ये वैल्यू तभी निकलेगा जब आपके पास ए और बी के वैल्यूज आएंगे, तभी निकलेगा और कभी नहीं निकलेगा। वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ बी से मुझे ये पता चला कि डिफरेंस जब मुझे निकालना होगा तो ए माइनस बी करना होगा, क्योंकि ए बड़ा वैल्यू है और डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। और यही जो ए और बी के बीच में डिफरेंस है वो किसके साथ बराबर है, 2b। अब इससे बहुत काम आसान हो गए, क्या इस 2b माइनस बी को उधर लिया जाए, हाँ सर 3b। आप कभी ऐसा एक्सप्रेशन में मत रखिएगा, अगर रखना चाहते हो तो रख लो, आपकी मर्जी, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि अगर मैं ऐसे रख दूं तो यहां पे मुझे b का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा, तो चलो डालो b का वैल्यू डायरेक्ट। तो यहां पे 5 जो है वो नीचे चला आएगा, 2 का ये 5 नीचे चला आएगा। इस 1.6 को मैं 16/10 लिख सकता हूं, बाई 10 चला जाएगा ऊपर। a को मैं लिख सकता हूं 3b, तो ये 3b आ गया, प्लस यहां पे मेरे पास 40 है और यहां पे मेरे पास b मल्टीप्लीकेशन में और यहां पे मेरे पास 5/6 है। चलो आगे बढ़े तो मेरे पास और क्या क्या चीजें निकल के आएंगे, कोई किसी के साथ कैंसिल नहीं हो रहा, कोई किसी के साथ कैंसिल। तो यहां पे अगर मैं देखूं 5 यहां पे कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 4 होता है, 4 यहां पे कैंसिल हुआ 4 टाइम्स, 2 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, 2 कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, 2b और ये 5, तो यहां पे बन गया 10b। 3 यहां पे 3b के साथ तो 9b प्लस 3 यहां पे 120। तो मुझे जो लग रहा है कि b का वैल्यू मेरे पास 120 आ चुका है। b का वैल्यू 120 आते ही आपका a का वैल्यू भी आ जाएगा कि 120 का 3 गुना यानी कि 360। दोनों वैल्यूज आ चुके हैं आपके सामने, हाँ सर आ चुके हैं। आने के बाद आपको क्या निकालना है, 1.3a और 2.4b। उम्मीद करता हूं कि नहीं, मैं कर ही देता हूं। 1.3 टाइम्स ऑफ a तो 360 और उसका 0.3 टाइम्स, 360 का 0.3 टाइम्स कितना होता है 108, तो 360 108 468। आप लोग इसको अपने तरफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। 2.4 टाइम्स ऑफ b, 120 का 2.4 टाइम्स, 2 टाइम्स कितना होगा 240, 0.4 टाइम्स कितना होगा 40% इसका 48, 240 48 ये हो गया 288। बस 8 8 16 1 7 8 15 1 5 2 7 756 है। आप इसको चेक कर सकते हो अपने तरीके से, कुछ अगर सिली विली मिस्टेक हुआ होगा कैलकुलेशन में, थोड़ा फास्ट किया, बस प्रोसेस यही देखना था, ये एक था ये एक था, यही पर मेरा काम है, मेरा काम पूरा आंसर तक नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है 756 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर बन गया। नेक्स्ट सवाल, 8 years ago the ratio of the ages of A and B was 5:1। A और B के 8 साल पहले का एज का रेशियो है 5:1। चलते रहो, आंसर आएगा कैसा नहीं। आफ्टर 10 years द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए बी एंड सी विल बी 102 years। 10 साल के बाद ए बी सी का जो एज का सम है, 10 साल के बाद जो ए बी और सी का सम है वो कितना होने वाला है, वो 102 होने वाला है। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ बी एंड सी इज 2:1। आपका जो प्रेजेंट में बी और सी का रेशियो होने वाला है वो कितना होने वाला है 2:1। 2:1 से खूबसूरत और कुछ नहीं हो सकता। अगर ये कुछ भी है बी तो सी उसका आधा, या फिर अगर कुछ भी है सी उसका दुगना बी। अब अगर मैं आपसे लिंक करने के लिए कहूं तो आप एक काम करो, क्या सर, आप इस रेशियो से सफर स्टार्ट करो। ओके सर, करें। तो मैंने कहा ये 8 साल पहले का सफर में इसको 5x और इसको x से ले लेता हूं। ओके सर, ले लिया। तो अगर मैं आपसे प्रेजेंट की बात पूछूं, प्रेजेंट में बात पूछूं तो प्रेजेंट में a कितने का हो गया होगा, 8 साल पहले कोई अगर 5x का था तो प्रेजेंट में 5x + 8 हो गया होगा। और अगर मैं b की बात करूं, वो अगर 8 साल पहले x का हुआ करता था तो प्रेजेंट में वो x + 8 हो गया। अब बस आपको तलाश है तो एक चीज की c प्रेजेंट में कितना है, और अगर मैं c का प्रेजेंट निकाल के ऐड कर दूं तो तीनों का प्रेजेंट में कितना हो जाएगा। अब ये चीज देखो, 3 लोगों का 10 साल के बाद 102 का एज हो रहा था, तो प्रेजेंट में उनका एज कितना होगा। अब कॉमन सी बात है, 10 साल में इन सभी का 10 इयर्स बढ़ा होगा। अगर 10 साल में इन सभी का 10 इयर्स बढ़ा होगा, 3 लोगों का 10 बढ़ के यानी कि 30 बढ़ के 102 हुआ होगा। तो प्रेजेंट को आने के लिए माइनस का 30 करके आप बता सकते हो कि प्रेजेंट में उनका सम 72 होगा। बस तलाश है तो सी का प्रेजेंटेज। अब सी का प्रेजेंटेज कैसे निकालेंगे, अगर मैं बी का प्रेजेंटेज पता है मुझे x + 8 होता है,
x प्लस 8 होता है। तो c का प्रेजेंटेज कितना होगा, इसी का आधा। अब x बाई 8 का आधा कितना होता है, अगर मैं x का आधा करूं तो वो x बाई 2 होगा, और 8 का आधा करूं तो ये 4 होगा। तो ये इसका एज आ गया c का x बाई 2 प्लस 4। अब इन्हीं को ऐड करने से 72 का वैल्यू आ गया। अब देखो 5x प्लस x 6x, इसको और फ्रैक्शन मत रखो, ये 0.5x है ना, तो 5x 6x 0.5x 6.5x। ओके सर, 8 16 प्लस 4 20 आरएचएस में जाएगा तो माइनस होगा, 72 से 20 गया तो ये 52। अब देखो अगर मैं कैंसिल करने के लिए आऊं तो 6.5 का जो डबल होता है वो क्या होता है सर, वो 13 होता है, और 13 का जो 4 टाइम्स होता है वो क्या होता है, 52 होता है। तो 6.5 से 52 जाने के लिए आपको 2 टाइम्स और 4 टाइम्स का सहारा लेना होता है, मतलब ये 8 टाइम्स का ट्रैवलिंग है। तो x का वैल्यू आप कैंसिल करके कितना आ सकते हो, 2 टाइम्स 4 टाइम्स ना 8 टाइम्स, या फिर आप कैंसिल करके देख सकते हो अपने तरीके से। x का वैल्यू अगर आपका 8 बन गया तो आपको क्या पूछा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ a। अगर मैं a के प्रेजेंट एज की बात करूं तो a का प्रेजेंट एज कहां बैठा हुआ है, ये रहा a का प्रेजेंट एज। 5x जब आप करोगे 8 पंजे कितना आएगा 40, और ये 40 में 8 जब जुड़ेगा तो ये a का प्रेजेंट एज आपके पास कितना निकल के आएगा 48। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज 40% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। बी का कॉस्ट प्राइस ए के कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा। इफ आर्टिकल ए इज सोल्ड एट ₹351 देयर इज x% प्रॉफिट। इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹312 देयर इज x माइनस 15% प्रॉफिट। पकड़ो यहीं पे 351 में सेल किया जा रहा था, ओके सर, x% का प्रॉफिट आ रहा था, ओके सर। जिस मोमेंट पे 312 पे सेल होना चालू हो गया, हाँ सर, x माइनस 15%, मतलब जितना का प्रॉफिट हो रहा था उससे अब 15% का कम प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि आपने कुछ कम रुपए में बेचे। अब कितना रुपए कम में बेचे अगर मैं देखूं तो क्लियरली मैंने देखा कि इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 9 जोड़ूंगा तो 21 और ये 3, 39 रुपीज कम करते ही प्रॉफिट आपका 15% कम हो गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 15% कम होने के चलते 39 रुपीज कम हो जा रहा है, या फिर उल्टा वाइस वर्सा, जो भी। अगर 15% 39 है, ये जो 15% का प्रॉफिट कम हुआ होगा वो किसके ऊपर, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर कोई मुझे बोलता है कि कॉस्ट प्राइस निकाल दो तो 100% आप निकालते कैसे, 39 अपॉन में 15 इंटू का आप करते 100। 5 में काटोगे 3 बार, 5 में काटोगे 20 बार, 3 में काटोगे 13 बार, 13 दूनी 26, 260 रुपए हो गए कॉस्ट प्राइस। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। आर्टिकल बी का सेलिंग प्राइस कितना है इफ इट इज सोल्ड एट 25% लॉस। अगर ये 25% के लॉस में बेचा जाएगा। अब बहुत खूबसूरत चीज, ये जो हमने देखा ये स्टेप यहां से यहां जो लिखा था वो कौन सा आर्टिकल का लिखा था, ए। तो ये जो आपका आर्टिकल कॉस्ट प्राइस आया वो किसका आया, ए का। लेकिन सवाल अपने को क्या पूछ रहा है, बी का। अब बी का कैसे निकालेंगे, अब सबसे पहले ए का पकड़ो कॉस्ट प्राइस। ओके सर, पकड़ लिया। जितना ए का कॉस्ट प्राइस है बी का कॉस्ट प्राइस उससे, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज 40% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। मतलब इसी कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5, 5 पार्ट से 2 पार्ट ज्यादा, मतलब 7/5 टाइम्स बी का कॉस्ट प्राइस है। क्या आपको बी के कॉस्ट प्राइस से दिलचस्पी है, नो, बी के सेलिंग प्राइस से दिलचस्पी है। और कौन सा सेलिंग प्राइस, एक ऐसा सेलिंग प्राइस जहां बेचने से 25% का लॉस होगा। 25% का मतलब 1/4 का लॉस, मतलब 4 पार्ट से 1 पार्ट कम करके आपने नुकसान में बेचा है, तो इसी प्राइस का 4 से 1 कम करके आपने 3/4 में जो प्राइस बेचा होगा वही रिक्वायरमेंट है। तो बहुत सिंपल सा अप्रोच है। अब अगर मैं कैंसिल करूं 5 और 4 ये कितना होता है 20, 20 का 0 कट गया, 2 कट गया तो यहां पे 13 हो गया, 7 ये कितना हो गया मेरे पास 21, 13 इंटू 20 260, 13 और 273 is the absolutely correct answer for this question। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर बन गया। परफेक्ट अप्रोच के साथ अगर आप जाएंगे तो मजा आएगा। रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय x men and x minus 3 men is 5:8। x men वर्क डन, अच्छा, तो एक चीज यहां पे देखो, कुछ गड़बड़ है क्या, x men and x minus 3 men is 5:8। find x plus 6 men can finish what fraction of the work in 3 days? Cannot be determined। सर कैसे? सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि x men x minus 3, अब x men ज्यादा लोग हैं, x minus 3 men कम लोग हैं, तो ज्यादा लोग अगर ज्यादा काम करेंगे तो कम लोग कम काम करेंगे, तो इनका जो वर्क का जो रेशियो है वो बड़ा आना चाहिए। सर ये तो गलत लिखा है क्या? मैंने कहा गलत तो नहीं लिखा, यहां पे इनका वर्क इनके वर्क से ज्यादा आना चाहिए था, बट ये 5:8 है, कम आ रहा है। मतलब क्या हुआ है पता है, यहां पे ये जो ज्यादा लोग थे ये कम टाइम के लिए काम किए हैं, कम टाइम के लिए काम किए, और ये x-3 कम लोग जो थे वो ज्यादा टाइम के लिए काम किए थे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि कछुआ स्लो है और रैबिट जो है वो बहुत फास्ट है,
बट क्या कछुआ कभी भी रैबिट को नहीं हरा सकता? बिल्कुल हरा सकता, जैसे कि हराया था। टाइम किसने ज्यादा ट्रैवल किया? कछुआ धीरे धीरे बहुत ज्यादा टाइम तक ट्रैवल किया, उसीलिए उसका जो टोटल फाइनल वर्क है वो ज्यादा निकल के आ गया। कछुआ बीच में, सॉरी, जो रैबिट बीच में सो गया। तो सेम चीज कि जो ज्यादा लोग हैं उससे मतलब नहीं है। ज्यादा लोग अगर कम टाइम तक काम करेंगे तो वर्क कम ही रखेगा, कम लोग अगर बहुत ज्यादा टाइम तक काम करेंगे तो भी आपका वर्क ज्यादा हो सकता है। तो यहां पे टाइम आपका फिक्स्ड नहीं है और साथ ही साथ टाइम के बारे में आपको आइडिया भी नहीं है, बिल्कुल आइडिया नहीं है, कोई जगह टाइम के बारे में जिक्र नहीं किया है। और पूछ रहा है कि x+6 मैन कितने फ्रैक्शन के काम को 3 दिन में करेंगे? कुछ नहीं बता सकते यार, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट सवाल पढ़ो एक बार सवाल और खुद ट्राई करो, मजा आएगा। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि बी इन्वेस्ट ₹4,000 मोर देन दैट ऑफ ए इन ए बिजनेस। बी जो है वो 4,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, किससे? ए से, एक बिजनेस में। आफ्टर 8 मंथ्स, कलर चेंज कर देंगे। तो देखो, स्टार्ट करो सवाल और सोच के फायदा नहीं। ए है, बी है। ए अगर x रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो बी उससे 4,000 ज्यादा, x+4,000 इन्वेस्ट कर रहा है इन ए बिजनेस। आफ्टर 8 मंथ्स बी लेफ्ट द बिजनेस। 8 महीने के बाद, मतलब इसी पूरा इन्वेस्टमेंट खत्म, B left the business and that time C joined A with thrice the investment as compared to A। और उसी टाइम पे आपका C ज्वाइन कर रहा है, और कितने के इन्वेस्टमेंट के साथ? C जो ज्वाइन कर रहा है वो आपका ज्वाइन कर रहा है A को थ्राइस इन्वेस्टमेंट as compared to A। अगर A का इन्वेस्टमेंट X था तो C का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 3x। If at the end of the year profit share of B is 2/5 of the total profit। अगर साल खत्म हो रहा है ना, अब A ने अपने सफर की शुरुआत साल के स्टार्टिंग से की होगी, पूरा साल खत्म होते होते उसने 12 महीने तक इन्वेस्ट किया होगा। सी जो है वो तो बी के जाने के बाद ही आया, बी 8 महीने के बाद गया तो सी भी 8 महीने बाद आया होगा, तो अगले 4 ही महीने के लिए 1 साल उसके बचे हुए हैं इन्वेस्टमेंट के। और ये पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट इन्होंने जो किया उसके चलते जो बी को प्रॉफिट मिला वो 2/5 का मिला ऑफ द टोटल प्रॉफिट। देन फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। अब मैं आप सभी से एक छोटा सा चीज पूछना चाहता हूं। हाँ सर पूछो। ये जो बी को 2/5 का प्रॉफिट मिला, इसका मतलब क्या समझ रहे हो? पता है कि अगर टोटल प्रॉफिट आपका 5 पार्ट का है, यही चीज है, अगर टोटल प्रॉफिट आपका 5 पार्ट का है तो उसमें से बी ने 2 पार्ट रखा हुआ है, तो बाकी रिमेनिंग किसके किसके पास होगा? ए और सी के पास होगा। 5 में से 2 जाने के बाद रिमेनिंग कितना होगा? 3 पार्ट का होगा। मतलब मैं ये क्लियरली कह सकता हूं कि बी का प्रॉफिट और ए और सी का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट और ए और सी का प्रॉफिट वो आपस में किस रेशियो में होंगे? बी अगर 2 ले रहा है 5 में से तो ए और सी 3 ले रहे होंगे, वही 5 में से। हाँ सर। ये जो प्रॉफिट उनको मिला होगा वो किस रेशियो में मिला होगा? उनके टोटल इन्वेस्टमेंट के रेशियो में मिला होगा। तो अब चलो टोटल इन्वेस्टमेंट निकालो सभी के। अगर मैं कैंसिल करूं, 4 में ये जाया 3 बार, 4 में 2 बार, 4 में गया 1 बार, तो यहां से निकल के आया इसका टोटल इन्वेस्टमेंट 3x, इसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट आया वो इतना रहा, और इसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट रहा वो भी रहा आपके पास 3x। अब मैं ये कह सकता हूं कि बी का टोटल इन्वेस्टमेंट और AC का टोटल इन्वेस्टमेंट, इनका रेशियो 2/3। बी का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? x+4,000 × 2। अरे लिखा गया है यहीं पे। ए और सी का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? ए का इन्वेस्टमेंट 3x और सी का इन्वेस्टमेंट कितना है? 3x। 3x कितना हो गया मेरे पास? 3x हो गया मेरे पास 6x। और इन्हीं इन्वेस्टमेंट के कारण इनको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो किस रेशियो में मिल रहा है? 2:3। मैंने इस 2 को 2 के साथ कैंसिल किया, इस 3 को यहां पे 2 के साथ कैंसिल किया, 2x इधर चला आया, x फिर माइनस हो जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 4,000। और अगर x का वैल्यू मेरे पास 4,000 आ गया तो उसने मुझे क्या पूछा था? देन फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। सी का जो कैपिटल इन्वेस्टेड किया गया है वो कितने का है? 3x का है। अगर x 4,000 है तो सी का जो कैपिटल 3x है वो कितना हो जाएगा? 3 × 4,000, यानी कि 12,000 का उसका टोटल कैपिटल हो जाएगा। तो 12,000 रुपए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। ट्रेन 480 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म, हाफ ऑफ इट्स लेंथ इज 36 सेकंड। ट्रेन का लेंथ कितना है सर? 480। वो प्लेटफॉर्म कितने का क्रॉस कर रहा है? इसी के आधा। 480 का आधा 240। तो टोटल वो ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा होगा कितना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा? 720। 720 के डिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए कितना सेकंड? 36 सेकंड। तो उसका स्पीड कितना होगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 720 का डिस्टेंस 36 टाइम में, तो स्पीड उसका होगा 20। कैंसिल करो ना, 20 मीटर्स पर सेकंड उसका स्पीड चल रहा है।
इन व्हाट टाइम इट विल क्रॉस ए प्लेटफॉर्म, कितने टाइम में ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा, विच इज ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ, जो कि इसका लेंथ का डबल है, विथ 75% ऑफ द अर्लियर स्पीड। सबसे पहले उसका खुद का लेंथ कितना था 480। अगर मैं बात करूं एक प्लेटफॉर्म जिसका लेंथ इसका डबल है, तो इसका डबल कितना होता है 480 का 960, तो टोटल उसको कितने क्रॉस करने होंगे 1440। ये जो 1440 उसको कवर करने होंगे किस स्पीड में, 75% उसके अर्लियर स्पीड में। उसका अर्लियर स्पीड अगर 20 का है तो उसका 75% निकालने के लिए 3/4 किया जा सकता है। जब 20 का 3/4 करूंगा तो 4 यहां पे कैंसिल करेगा, 5 दिया, 15 मीटर पर सेकंड उसका 75% स्पीड होगा, तो 15 के स्पीड में मुझे 1440 कवर करना है। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 1440 अगर मैं 15 के स्पीड में जाऊं तो मुझे कितना टाइम लगेगा, 15 यहां पे 9 बार कैंसिल हो 135, फिर 96 सेकंड्स इज द एब्सोल्युटली करेक्ट। मिनट्स में कन्वर्ट कर दो तो 60 सेकंड अगर मैं कहूं तो कितना मिनट होता है 1 मिनट। 96 से 60 जाने के बाद 1 मिनट में तब्दील होने के बाद और कितने सेकंड्स फिर बच जा रहे हैं 36 सेकंड, तो 1 मिनट 36 सेकंड ऑप्शन नंबर है इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ो। There is a mixture of milk and water in a container, okay, in certain ratio, okay. If 18 liters of the water is added to mixture, then the quantity of water becomes 60% of quantity of milk. ध्यान दीजिएगा, 60% सिर्फ नहीं बोल दिया गया कि बिकम 60%। जब 60% होता है तो वो मिक्सचर का होता है, बट इसने कहा कि 60% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। डू यू नो 60% ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क का मतलब क्या होता है, 60% का मतलब 3/5 होता है, ऑफ लग गया मिल्क के साथ, मतलब मिल्क अगर 5 पार्ट का तो वाटर 60% 3 पार्ट का, ये होता है चीज। सर और एक बार, if instead of 18 liters 45 liters वगैरह 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 water becomes 80% of the quantity of milk। 80% का मतलब क्या है सर, 80% का मतलब तो 4/5। 80% का क्या है आपके पास सर, 80% का 4 पार्ट का अपने पास पानी है। यूजुअली क्या होता है मिक्सचर का, मतलब मिक्सचर 5 पार्ट लेते हो, लेकिन 80% ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मतलब 80% किसका, मिल्क का। कंपैरिजन मिल्क के साथ हुआ है तो 5 पार्ट के मिल्क में 4 पार्ट का पानी। खूबसूरत, यही मेंस में छोटे छोटे चीजें आपको नया नया मिलेगा। सवाल पे अटैक करते हैं। मिक्सचर का स्टार्टिंग मिल्क वाटर का रेशियो आपके पास कोई आइडिया था? नो सर, लेकिन इतना पता है कि जो भी मिल्क वाटर होगा, जब आप 18 लीटर्स का वाटर ऐड करोगे तो उसमें 60% का जो पानी बन जाएगा आउट ऑफ मिल्क। वाटर 60% का बन जाएगा, किसके कंपैरिजन में, मिल्क। तो मतलब मिल्क अगर 5 होगा तो 5 का 60% 3 होता है, वाटर इतना होगा। अब तो ऐसे समझ पा रहे हो। और एक बार, मिल्क वाटर का रेशियो पता है? नो। जब आप 18 लीटर ऐड किए, सॉरी इंस्टेड ऑफ 18 लीटर, जब आप 45 लीटर्स ऐड किए तो आपका जो पानी है वो 80% बन जाता है मिल्क का। तो मिल्क अगर 5 का है तो पानी उसका 80% कितना हो जाएगा, 4, जो कि मैंने यहां पे भी अलग से 2 तरीके से मैंने बता दिया, 5 का 4, 5 का 3। तो आपको बोला गया है कि फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर का कितना है? बड़ा खूबसूरत सवाल है यार, बहुत ही पावरफुल सवाल लग रहा है। अब देखो, क्या मैं ये देख पा रहा हूं कि दोनों केसेस में वाटर में ही चेंजेस आ रहा है? हाँ सर। तो दोनों केसेस पे एंड में मिल्क बराबर रहना चाहिए? हाँ सर, क्योंकि वाटर ही ऐड किया गया। तो मिल्क अगर यहां 5 है यहां 5 है तो नियम कहता है कि ये बैलेंस्ड है। ओके सर, बैलेंस्ड है। वाटर यहां पे जब 18 लीटर का ऐड किया गया था तो 3 पार्ट का हुआ करता था अंत में, लेकिन अब जब 45 लीटर ऐड किया गया तो अंत में देखा गया 4 पार्ट। तो मैं कहा इस अंत से इस अंत में कितने पार्ट का गैप है? सर मैंने देखा कि यहां 3 पार्ट यहां 4 पार्ट, मतलब सेकंड वाले केस में 1 पार्ट ज्यादा है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि 1 पार्ट ज्यादा कहां से आया? अब अगर इसमें 18 ऐड होता और इसमें भी 18 ऐड होता तो ये 3 बनता। बोलो हाँ या ना, जितने बार तुम 18 करोगे ये रेशियो 3 का रहेगा। लेकिन 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 आपने 18 नहीं ऐड किया, आपने 18 से कितना एक्स्ट्रा ऐड किया? 45 में से 18 निकालने से हमने 27 एक्स्ट्रा ऐड किया है, और इसी 27 एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए और 3 पार्ट का ना हो के 4 पार्ट का बन जा रहा है। मतलब ये 1 पार्ट का एक्स्ट्रा पानी आने के लिए हमने एक्स्ट्रा पानी जो मिलाया होगा वो कितने के बराबर होगा? 27 के बराबर होगा। अगर 1 पार्ट 27, आप किसी भी एक मिक्सचर को पकड़ लो, यहां पे इसको पकड़ लो, यहां पे ये टोटल आपको कितना दे रहा है? 5 और 3 का एंडिंग में आ रहा है 8 पार्ट। अगर 1 पार्ट 27 तो 8 पार्ट कितना होगा? 20 × 8 160, 7 × 8 56, 160 56 216 लीटर्स का फाइनल मिक्सचर है। बट उसने पूछा इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। यहां जहां पे 5:3 यानी कि टोटल 8 पार्ट का एंड में हुआ करता था, जो 216 एंड का हुआ करता था, उसमें एडिशन मिक्सचर कितने का हुआ है? 18। अगर किसी चीज में 18 ऐड करने के बाद 216 है तो वो ओरिजिनल चीज कितना होगा? 216 से 18 माइनस करके पहुंच जाओ। 216 से जब मैं 18 माइनस करूंगा तो 198।
अगर इस तरीके से लेना चाहते हो तो इसमें भी ले सकते हो। कैसे? यहां अगर मैं टोटल की बात करूं तो यहां पे टोटल जो चल रहा है वो कितने पार्ट्स का चल रहा है एंड में? 5 4 9 पार्ट का। 27 अगर एक पार्ट का वैल्यू है तो 9 पार्ट का वैल्यू 20 into 9 आपका क्लियरली कितना आ जाएगा? 180। 7 into 9 63, 180 63 243। ये 243 एंड में क्यों आया? क्योंकि आपने स्टार्टिंग जो भी मिक्सचर था उसमें 45 ऐड किया हुआ था, इसीलिए 243 आया। तो स्टार्टिंग कितना होगा? 243 से 45 अगर मैं माइनस कर दूं तो क्लियरली आपका जो स्टार्टिंग वाला वैल्यू है 198। इधर से जाओ उधर से जाओ, मुझे उससे कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन नंबर डी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये प्रोसेस आपको अपनाना है मिक्सचर का। एक नया खूबसूरत सा लाइन ग्राफ आप लोगों के सामने है। लाइन ग्राफ शोज सेविंग परसेंटेज ऑफ 4% ABCD इन ईयर 2000 एंड 2005। एनुअल इनकम इज इक्वल टू एनुअल सेविंग्स। इनसे बचना, मैं बार बार ये पढ़ाता हूं आप लोगों को, इनसे बचना कि एनुअल इनकम इज इक्वल टू एनुअल सेविंग्स प्लस एनुअल एक्सपेंसेस। ये सबको पता है कि आपको नहीं पता था जब, लेकिन आप इस सवाल में इसको पढ़ लोगे आपका दिमाग तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि वो बार बार आपको परसेंटेज में डील करने के लिए कहेगा। सिंपल सा फंडा लगा, जो आप लोग पढ़ते हो वही फंडा लगा और आगे बढ़ो। कैसे? उसने कहा कि इफ इनकम, अगर इनकम बी का इन ईयर 2000 एंड 2005 आर सेम, अगर 2000 और 2005 साल में अगर मैं बात करूं बी की बात करूं तो उनका इनकम सेम है, देन डिफरेंस बिटवीन हिज सेविंग फॉर बोथ द ईयर्स इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द एक्सपेंस। आप इस परसेंटेज को एस्टैब्लिश करने के लिए आपको कोई न्यूमेरिकल फिगर्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी। आप सीधा अटैक करो किसके ऊपर? 2000। और इतना लिखना नहीं है, बट मेरा काम है पहला सवाल तो थोड़ा ध्यान से देखना। आज दोनों के इनकम को सेम कहा गया है, बी का दोनों साल में इनकम को सेम कहा गया है, तो आप 100 ले लो। क्लियर है? क्लियर है। ये जो लाइन ग्राफ दिखाता है ये आपका क्या दिखाता है? ये लाइन ग्राफ आपका सेविंग परसेंटेज दिखाता है। तो आप मुझे जल्दी से बताओ, सेविंग परसेंटेज की बात अगर मैं 2000 और 2005 में अगर बी की कहूं तो बी का ब्लू कलर 2000 की बात की जाए तो ये वाला आपका कहां पे? हर एक यहां पे देखो 2 2 2 2 2 5 पार्टीशन में बांटा गया है, 30 और 40 के बीच में, तो 2 2 2 2 2 होगा। तो ये लाइन जो है ये आपका तीसरा पार्टीशन ऊपर में है, तो एक पार्टीशन अगर 2 का तो 3 पार्टीशन 6 का, तो ये बैठा हुआ है यहाँ पे 36% में, और ये बैठा हुआ है 20 से एक पार्ट ऊपर यानी कि 2% ऊपर, तो 22% में। तो इसका सेविंग जो है वो 36% का, यानी कि 36, क्योंकि हमने तो टोटल को 100 मान रखा है, इसका सेविंग 22। अब यहीं से आप लोग एक्सपेंडिचर डायरेक्ट निकाल सकते थे माइनस करके, नहीं तो यहाँ पे आ जाओ। 100 से अगर 36 का सेविंग्स हुआ है तो बाकी का खर्चा हुआ होगा 64। 100 से अगर 22 का सेविंग हुआ है तो बाकी का खर्चा हुआ होगा कितना? 78। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि आपका जो बोथ साल देन द डिफरेंस बिटवीन हिज सेविंग फॉर बोथ द ईयर्स इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द एक्सपेंसेस। अच्छा, दोनों साल के। अच्छा, आराम से। उसने कहा कि इन दोनों साल में जो उनका सेविंग्स हुआ है उनके बीच में डिफरेंस, तो ये एक सेविंग हुआ है 36 का, ये एक सेविंग हुआ है 22 का, तो 36 और 22 के बीच का डिफरेंस कितने का है? 14। यही जो सेविंग्स के बीच में डिफरेंस आया वो अप्रॉक्सीमेटली कितना परसेंट है? किसका? जो एक्सपेंस हो रहा है बी का 2000 साल में, साल 2000 में एक्सपेंस कितने का हो रहा है? 64 का। तो ये जो 14 है वो 64 का कितना परसेंट है? अप्रॉक्सीमेटली है। तो चलो किससे कैंसिल करेंगे? 4 से कैंसिल करो इसको 16 बनाओ, और 4 से कैंसिल करो इसको 25 बनाओ, 2 से कैंसिल करो इसको 8 बनाओ, और 2 से कैंसिल करो इसको 7 बनाओ। अब 8 से कैंसिल करो इसको 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो 7 या 21 पॉइंट समथिंग आएगा। 21 पॉइंट समथिंग में अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या ऑप्शन आपको क्लोजेस्ट दिख रहा है? 21 पॉइंट समथिंग में मुझे ऑप्शन ए 22% क्लोजेस्ट दिख रहा है, तो मैं स्टिक करूंगा इसी के साथ, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट पूछा गया तो आप थोड़े कैटकाकुटी इधर उधर कर भी सकते हो। तो बस ये घुमाएगा और कुछ नहीं, बहुत ही इजी लेवल का है, बस संतुलन रखना दिमाग का। एनुअल इनकम ऑफ डी इन ईयर 2005 इज ₹2 लाख मोर देन दैट इन ईयर 2000। अगर डी की एनुअल इनकम की बात की जाए तो साल 2005 में आपका जो इनकम है वो साल 2000 के कंपैरिजन में 2 लाख रुपए ज्यादा थे। चलो 2 लाख रुपए ज्यादा थे। His expense in year 2000 is equal to saving in 2005। उसका जो एक्सपेंस हो रहा है कब? 2000 साल में, वो किसके साथ बराबर है? सेविंग्स इन 2005। बिल्कुल नहीं डरना। आप एक काम करो, आपके लिए मुझे लिखने की जरूरत नहीं, बट मैं अपने लिए लिख रहा हूं कि 2000 में उसका इनकम है सपोज x, इसको रेशियो में तोड़ना, बिल्कुल गलत मत करना। x प्लस 2 लाख स्टार्टिंग में मत लेना, एक खूबसूरत चीज बता रहा हूं। 2000 का इनकम हमने x ले लिया और 2005 का इनकम हमने, यही अप्रोच सीखने आए ना, y ले लिया।
अगर 2000 के साल में उसका इनकम x का है और 2000 साल में उसका इनकम y का है, तो आप मुझे बताओ कि हिज एक्सपेंस इन द ईयर 2000 कितना होगा। अब 2000 साल का जो लाइन है वो ब्लू कलर है, ब्लू कलर यहां पे टच कर रहा है 50%। 50% का सेविंग्स अगर है तो इनकम भी 50% होगा, और 2000 साल में अगर उसका इनकम x है तो उसका एक्सपेंडिचर 50% यानी कि x का हाफ ही होगा, क्योंकि अगर सेविंग्स 50% है तो खर्चा भी 50% का ही होगा। और यही जो उसका खर्चा है साल 2000 में वो बराबर है किसके साथ, जो उसका सेविंग्स हो रहा है 2005। अब बी का जो 2005 में हमने इनकम मान रखा है वो कितना मान रखा है, डी का वाई, और उसमें मुझे सेविंग्स चाहिए तो 2005 का ग्राफ ऑरेंज कलर से है। ऑरेंज कलर का ग्राफ कहां पे, क्लियरली 40 पे लाया कर रहा है, मतलब 40% उसका क्या हो गया, उसका क्लियरली सेविंग्स हो गया। 40% का मतलब क्या होता है 2/5, तो उसका जो वाई इनकम आ रहा है उसका 2/5 उसका क्या हो रहा है, सेविंग्स। अब यहां से आपको खूबसूरत एक्स और वाई का रेशियो चलाएगा, वाई लाके डिवाइड कर दो और 2 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4/5। अब आपको क्या बोला गया, व्हाट इज हिज इनकम इन द ईयर 2000, साल 2000 में उसका इनकम कितना था। अब साल 2000 में उसका इनकम कितना था वो तो तभी पता चलेगा जब मैं कोई पैसों के साथ इसका कंपैरिजन करूं। अगर आपको याद हो तो उसने क्लियरली कहा था 2005 में उसका जो इनकम है वो 2 लाख रुपए ज्यादा है 2000 के इनकम के। तो यहां पे अगर 2000 के इनकम 4 पार्ट है और 2005 का इनकम 5 पार्ट है तो कितना ज्यादा है, नीचे वाला 1 पार्ट। यही जो 1 पार्ट है वो कितने रुपए के बराबर है, वो 2 लाख के रुपए बराबर है। अगर 1 पार्ट 2 लाख के बराबर है तो जो 2000 साल में उसका 4 पार्ट का इनकम होगा वो कितना होगा, 4 × 2 लाख यानी कि 8 लाख। इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। कोई गड़बड़ नहीं, अगर आप इसको x और x + 2 लाख लेके ऐसे करके करे हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट आप रेशियो से करो, ये चीज बहुत जल्दी आ जाएगा। प्रैक्टिस हैबिट डेवलप करो। एक और सवाल मेरे तरफ से ये लास्ट है, बाकी ये इजी ड्राफ्ट है, आप कर पाओगे। इन ईयर 2000 अगर मैं बात करूं साल 2000, एनुअल एक्सपेंसेस ऑफ बी एंड एनुअल एक्सपेंसेस ऑफ सी आर सेम। अगर मैं बात करूं तो उन दोनों के एक्सपेंडिचर सेम है। ओके सर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एनुअल इनकम ऑफ सी एंड बी, उनका एनुअल इनकम का रेशियो कितने का है। अब देखो यहां पे एक खूबसूरत सा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं बात करूं सी की और बी की, तो साल 2000 की बात की जाए तो ब्लू कलर का लाइन है, 2000 का जो ब्लू कलर का लाइन है बी का यहां पे है यानी कि 36% का खर्चा, और सी का यहां पे है यानी कि 24% का खर्चा। बात जो चल रहा है वो दोनों के एक्सपेंसेस को बराबर करने की है। क्या मैं इन दोनों के इनकम को x मान सकता हूं, यही तो है चीज। b का इनकम हम मान लेते हैं x और c का इनकम हम मान लेते हैं y। अगर b का इनकम x है और c का इनकम y है तो दोनों के एक्सपेंडिचर निकाल लें। अगर b 36% सेव कर रहा है तो डेफिनेटली 64% खर्चा कर रहा होगा x का, तो x का 64% वो खर्चा कर रहा है। अगर c 24% सेव कर रहा है तो वो 76% खर्चा कर रहा होगा अपने इनकम y का 76% वो खर्चा कर रहा होगा। और हम खर्चे में इसलिए दिलचस्पी रख रहे हैं क्योंकि दोनों के एक्सपेंसेस की बात की जाए तो वो सेम है, तो इन दोनों को सेम कर दो। अब यहां से x/y जो है वो उनका इनकम ही रेशियो आएगा, तो परसेंट के साथ परसेंटेज कटा, 76 ऑलरेडी आरएचएस में है, डिवाइड कर लो ये 64 को लेके। 4 में जब आप काटोगे तो 19 बार जाएगा, 4 में जब काटोगे तो ये 16 बार जाएगा, तो 19 और 16 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा कि उनके इनकम का रेशियो। What is the ratio of the annual income? वाह, घुमा दिया यार, अच्छा हुआ नहीं है, नहीं तो मैं गलत बता देता अभी। C एंड B हमने जो निकाला XY वो किसका है, वो B/C है, वो B/C है। तो अगर आपको C/B चाहिए तो वो कितने का होगा, 16/19, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छा हुआ नहीं हुआ दूसरा वाला, नहीं तो फंस जाते। उम्मीद करता हूं कि छोटे छोटे सवाल आप लोग खुद कर पाएंगे। एवरेज इनकम ऑफ ए इज ₹4.8 lakhs फॉर बोथ द ईयर्स 2000 एंड 2005। अगर मैं बात करूं 2000 और 2005 में उसका जो एवरेज इनकम है वो 4.8 lakhs का है। इफ एक्सपेंस ऑफ द ईयर 2005 फॉर ए इज ₹6 lakhs मोर देन दैट इन 2000, देन फाइंड द इनकम ऑफ ए इन ईयर 2000। तो ये सवाल आप लोगों को एक छोटा सा मैंने होमवर्क की तरह दिया ताकि आप लोग करें। मैं कुछ अच्छा सा कर लेता हूं, और कितने हैं, 3-4 सवाल हैं, तो इसको एक कर लो यार। ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, पैसों वाला सवाल। Monthly saving of C in the year 2000. C in the year 2000 is 50% more than the monthly savings of the year 2005. If is monthly, ये आप लोग कर पाओगे। If annual income of B is ₹2,000, okay, in 2000 is ₹4 lakh and annual income of C in 2005 is ₹3.5 lakh, then find the ratio between the expenditure
टू एक्सपेंडिचर। ये बहुत खूबसूरत सवाल है, ये मैं कर देता हूं, ठीक है। अगर मैं बात करूं साल 2000 में बी का ब्लू कलर साल 2000 यानी कि 36% का उसका सेविंग्स है, उसका जो इनकम है वो 4 लाख का है। और अगर मैं सी की बात करूं 2005 ऑरेंज कलर सी यहां पे है 12% पे है, तो वहां पे उसका जो इनकम है वो 3.5 लाख का है। देन पूछा गया कि रेशियो बिटवीन उनके एक्सपेंडिचर बताओ सी टू बी। अब इस बार मैं गलत नहीं करूंगा, क्या मैं सी के इनकम को देख पा रहा हूं कि 3.5 है? हाँ सर, सी का इनकम 3.5 है। अगर सी का सेविंग्स 2005 में 12% का हो रहा है तो उसका एक्सपेंडिचर कितने का हो रहा होगा? 88% का हो रहा होगा। हाँ सर। बी की बात करूं तो बी का इनकम कितने का है? बी का इनकम 4 लाख का है, और बी का 2000 साल में अगर सेविंग 36% का हो रहा होगा तो खर्चा बाकी का 64% का आ रहा होगा। तो 64% का अगर उनका खर्चा आ रहा है तो उन्हीं के एक्सपेंडिचर के बीच में मुझे रेशियो निकालना है, तो इसका निकालो, काटो। अब यहां पे इसको मैं लिख देता हूं बाइट है, 5 में काटूंगा तो ये आ जाएगा 7, 5 में काटूंगा तो ये 2 में काटूंगा तो ये आ जाएगा 44, 4 में काटूंगा तो ये आ जाएगा 11, मेरे ख्याल से और कुछ नहीं जा रहा। तो 11 into 7 मेरे पास आ रहा है 77, और यहाँ पे ये मेरे पास आ रहा है 64। तो 77, 64 इस सवाल का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा चेक कीजिएगा ई के साथ, मुझे लग रहा है सब कुछ सही है क्योंकि सी टू बी पूछा है, हमने इस बार कोई गड़बड़ नहीं किया है, सी पहले लिया है बी उसके बाद, तो ये परफेक्ट आंसर है। बाकी के 2 क्वेश्चन अगर आपको कोई होमवर्क में प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ठीक है। विल डेफिनेटली लव टू हेल्प यू। खत्म सारे के डीआई। अब चलो कुछ और अरिथमेटिक के सवाल जो बचे हुए हैं उनको देखते हैं। इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:3। ए और बी का इनकम जो है वो 2:3 के रेशियो में है। रेशियो ऑफ द, चलो ए और बी, चलो स्टार्ट करो पढ़ना, मतलब मेंस का सवाल बेस्ट है, बीच में छोड़ोगे वो फायदेमंद है। उनका इनकम का रेशियो कितना है? 2:3 का उनका इनकम का रेशियो है। द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ बिल पेड बाय देम इज इन द रेशियो 1:2। उन्होंने जो बिल पे किया वो किस रेशियो में है? पेमेंट किया गया बिल, जो अमाउंट पे किया गया है वो 1:2 के रेशियो में। बोथ स्पेंड 10% ऑफ देयर इनकम इन परचेजिंग ग्रोसरी। दोनों ने ग्रोसरी पे कितना खर्चा किया? इसने भी अपने इनकम का 10%, इसने भी अपने इनकम का 10%। बराबर नहीं है ये दोनों चीज, ये 2 का 10%, 2 पार्ट 0.2, ये 3 का 10% 0.3। डिफरेंस बिटवीन देयर रिमेनिंग अमाउंट इज ₹8,000। उनका जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है, रिमेनिंग, उन्हीं के बीच में जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितने रुपए का है? 8,000 का है। इफ बिल अमाउंट पेड बाय ए इज 25% ऑफ हिज इनकम। अगर बिल अमाउंट पे जो ए करता है ना, ये वाला, ये अगर 25% है उसी के इनकम का, देन आपको पूछा गया है वगैरह 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 वगैरह। यहीं से सवाल को अटैक करो। क्या सर, क्या सवाल को अटैक करें? यहीं पे सब कुछ हिंट मिल गया। अब देखो 2 का 25% निकालूंगा तो गंदा आएगा, कितना आ जाएगा? 0.25 आ जाएगा, सॉरी 0.5 आ जाएगा। तो क्या करो ना, एक काम करो, अपने स्टार्टिंग सफर को एक 0 लगा दो, जिससे कि परसेंटेज इजी रहेंगे। अगर ए का वाकई में इनकम 20 का है तो अगर अपने इनकम का 25% वो बिल पेमेंट कर रहा है तो 20 का 25% मतलब 1/4 कितने पार्ट का होगा? 5 पार्ट का। तो यहां इसने 5 पार्ट का टोटल बिल पेमेंट किया है, और इसी 5 के रेस्पेक्ट में ये बैलेंस हो चुका है, इसके रेस्पेक्ट में आ रहा है ना, इसी 5 का ये डबल होना चाहिए क्योंकि इनके बीच में बिल पेमेंट का रेशियो 1:2 है। तो नियम के अनुसार ये 10 का होना चाहिए, मतलब ये 4 पूरे के पूरे परफेक्टली बैलेंस्ड है। अब इन दोनों को भी बैलेंस कर दो। अपने 20 के इनकम का 10% यानी कि 2 पार्ट का यहां पे ग्रोसरी खरीदा गया, अपने 30 के इनकम का 10% यानी कि यहां पे 3 पार्ट का ग्रोसरी खरीदा गया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि रिमेनिंग कितना बचा है? 5, 2, 7 पार्ट, बिल पेमेंट 5, ग्रोसरी 2, 5, 2, 7 खर्चा हुआ है 20 में से, 13 पार्ट बचा हुआ है। 10 और 3 13 खर्चा हुआ है बिल और ग्रोसरी में, तो 30 में से 13 जाने के बाद अगर मैं कहूं तो यहां पे मेरे पास 17 पार्ट्स का बचा हुआ होगा। और अगर मैं क्लियरली देख पाऊं तो उनके रिमेनिंग अमाउंट के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने पार्ट का है? 4 पार्ट का है। और सवाल क्या कह रहा है? वही कह रहा है कि उनका जो रिमेनिंग अमाउंट है उनका बीच में जो डिफरेंस है वो 8,000 है। 4 पार्ट अगर आपका 8,000 के बराबर, तो हर एक पार्ट कितने का चल रहा है? हर एक पार्ट 2,000 का चल रहा है। और अगर हर एक पार्ट 2,000 का चल रहा है, वो पूछा है कि फाइंड द अमाउंट बिल पेड बाय बी ऑन बिल। तो बी ने कितने का बिल पेमेंट किया? तो अगर बी की बात करें तो बी ने 10 पार्ट का बिल, तो ये सारे के सारे बैलेंस्ड है ना। तो 4 पार्ट अगर 8,000, एक पार्ट 2,000, तो ये जो 10 पार्ट है वो 10 into 2,000 यानी कि 20,000 रुपए का बी ने बिल पेमेंट किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ई इस सवाल का सही उत्तर है। काफी खूबसूरत सवाल था, देख के ध्यान से कीजिएगा, उम्मीद करता हूं। A boat takes 20 hours to travel downstream in river A and it takes 21 hours to travel the same distance in downstream in river B. एक ही बोट है, बिल्कुल सही। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, एक ही पर्टिकुलर डिस्टेंस की बात की जा रही है, लेकिन जब बात की जा रही है रिवर ए की और जब बात की जा रही है रिवर बी की, कुछ चीजें निकल के आ रहे हैं आपके सामने। क्या सर, क्या निकल के आ रहे हैं?
अगर डाउनस्ट्रीम में पर्टिकुलरली मैं एक ही फिक्स डिस्टेंस को जाऊं तो जो टाइम लग रहा है रिवर ए में वो 20 आवर्स का लग रहा है और जो टाइम लग रहा है रिवर बी में वो 21 आवर्स का लग रहा है। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, हाँ बताओ सर। अगर एक ही फिक्स डिस्टेंस को जाने के लिए टाइम 20-21 के रेशियो में लग रहा है तो डेफिनेटली जो स्पीड होगा वो 21:20 के रेशियो में होगा। हाँ सर, स्पीड जो होगा वो 21:20 के रेशियो में होगा। अब यहां से दो चीजें पता चल रहा है, क्या एक ही रिवर की बात की जा रही है, सॉरी एक ही बोट की बात की जा रही है, ए बोट। हाँ सर, अगर एक ही बोट की बात की जा रही है तो उस बोट का जो स्टिल वाटर का स्पीड है वो फिक्स्ड होगा। उस बोट का जो स्टिल वाटर का स्पीड है वो फिक्स्ड होगा। अगर उस बोट का स्टिल वाटर स्पीड फिक्स्ड है, यहां पे उसका स्पीड ज्यादा और यहां पे उसका स्पीड कम कैसे हो रहा है डाउनस्ट्रीम के कंडीशन में? तो अगर डाउनस्ट्रीम के स्पीड कंडीशन में अगर ये कम हो रहा है, मतलब अगर मैं बात करूं डाउनस्ट्रीम में जो आपका स्पीड निकल के आता है वो कैसे निकल के आता है? स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर और करंट। और यहां पे अगर ज्यादा स्पीड है तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे एक पार्ट का करंट ज्यादा है क्योंकि दोनों का स्टिल वाटर सेम है। जो भी एक्स्ट्रा यहां पे होगा वो करंट के चलते होगा। और अगर मैं देख पा रहा हूं तो यहां पे एक पार्ट एक्स्ट्रा करंट चल रहा है, एक पार्ट एक्स्ट्रा करंट चल रहा है, मतलब यहां पे जितने का करंट यहां पे उससे एक पार्ट एक्स्ट्रा का करंट। इफ स्पीड ऑफ करंट इन रिवर ए इज 50% मोर, ए का हमारा एक पार्ट एक्स्ट्रा करंट चल रहा था ना, रिवर ए में 50% ज्यादा करंट चल रहा है एज कंपेयर टू बी। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 50% ज्यादा चल रहा है और एक पार्ट ज्यादा चल रहा है, मतलब 50% का करंट एक पार्ट के बराबर। तो पूरा करंट जो कंपैरिजन 100% का हुआ है वो दो पार्ट का हुआ है और ये किसका करंट है? ये बी का करंट है। सर ये कैसे निकाले? क्योंकि कंपैरिजन बी का अगर 100% हम दो पार्ट का करंट अज्यूम करें तो उसी से एक पार्ट ज्यादा आपका जो ए का करंट होगा वो कितने का होगा? ए का करंट जो होगा वो 3 पार्ट का होगा। और अब अगर मुझे बोला गया है एंड स्पीड ऑफ बोट इज 18 किलोमीटर पर आवर, अगर मैं स्पीड की बात करूं, अरे हम इतना मेहनत से नहीं जाके भी अगर हम डायरेक्टली एक इक्वेशन, आप जैसे बिगिनर्स लोग इक्वेशन फ्रेम करते हैं उससे भी आंसर आ जाता है क्योंकि सवाल बहुत इजी है। स्पीड, ये बहुत ही लॉजिकल अप्रोच हो गया। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इज 18 किलोमीटर पर आवर देन फाइंड द स्पीड ऑफ करंट ऑफ रिवर ए। अब मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं कि अगर वाकई में आपका 21 पार्ट का डाउनस्ट्रीम स्पीड है, ये डाउनस्ट्रीम स्पीड आया कैसे होगा? खुद का स्पीड और करंट का स्पीड। पहले कंडीशन में करंट कितने का चल रहा है? 3। तो किसी खुद के स्पीड में अगर 3 करंट जोड़ने के बाद 21 आ रहा है तो मेरा खुद का स्पीड कितना होगा? स्टिल वाटर का 18 या फिर माइनस का। तो अगर इस कंडीशन में यकीन नहीं आ रहा तो इधर देख लो, 20 पार्ट का डाउनस्ट्रीम का स्पीड और ये कैसे बना होगा? कुछ स्टिल वाटर और 2 पार्ट के करंट, किसमें 2 जोड़ने से 20 आता है? 18। तो 18 पार्ट का यहां पे भी स्टिल वाटर, और यही तो मैं कह रहा था कि दोनों जगह स्टिल वाटर सेम ही है। और यही जो 18 पार्ट का स्टिल वाटर है ना, वो किसके बराबर है? 18 किलोमीटर के बराबर है। अगर 18 पार्ट 18 किलोमीटर पर आवर के बराबर है तो हर एक पार्ट 1 किलोमीटर पर आवर का चल रहा है। तो आपको जो स्पीड ऑफ करंट इन रिवर ए निकालना है, तो करंट अगर मैं ए की बात करूं बाएं साइड पे आपका कितने पार्ट का चल रहा है? 3 पार्ट का चल रहा है। तो 3 पार्ट कितना हो गया? इंटू 3 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। आप ऐसे ना करके इसको और भी तरीके से कर सकते थे। एक बेसिक तरीका आपको बता दूं क्योंकि लॉजिकल चीज सबके दिमाग में, क्योंकि ये 18 दिया है इसीलिए। पहले में खुद का स्पीड 18, दूसरे में खुद का स्पीड 18। हाँ सर। पहले का जो डाउनस्ट्रीम, पहले का जो करंट है वो 50% ज्यादा है। हाँ सर 50% ज्यादा है। और दूसरे का जो किससे? दूसरे के रिवर से। तो अगर दूसरे का रिवर में 2x लूं तो पहले का रिवर आपका कितना होगा? 50% ज्यादा, तो 3x होगा। ये तो कॉमन आइडिया आप लोग रख रहे होगे। तो सेकंड में अगर 2x होगा तो ऊपर में आपका 3x का करंट चल रहा होगा। स्टिल वाटर और करंट, स्टिल वाटर और करंट मिलाने से ए का डाउनस्ट्रीम और बी का डाउनस्ट्रीम आ जाएगा। और ए का डाउनस्ट्रीम बी का डाउनस्ट्रीम के बीच में यही रेशियो है 21:20। तो इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो आपको सेम मिल जाएगा। जैसे कि मैं एक बार चेक भी कर लूं, 360 प्लस ये हो गया 60x इज इक्वल टू, आप लोग भी चेक करो यार, 20 360 और एक बार 18 378, और 378 की बात करूं तो यहां पे आ जाएगा आपके पास कितना? 42x। तो यहां पे x का वैल्यू 1 आ रहा है ना, क्योंकि 18x बराबर 18 आ गया। x का वैल्यू 1 आते ही हमने ऊपर के करंट को 3x बिल्कुल कर सकते हो, वैसे कोई मना नहीं करने वाला। बट लॉजिकल चीज सीखो, काफी मजा आएगा। ठीक है, 2 तरीके मैंने आपको बता दिया। A bag contains 4 red, 7 green and 3 pink balls. Red ball कितने हैं आपके पास? 4। ग्रीन बॉल्स कितने हैं आपके पास? 7। पिंक बॉल कितने हैं आपके पास? 3। 1 ball is chosen randomly from the bag. एक ही बॉल, जब एक बॉल का सवाल आता है तो इसको क्लर्क प्री में होना चाहिए, ये मेंस में कुछ काम नहीं करेगा। Find the probability of choosing either red or pink ball. रेड चुन सकते हो? हाँ सर। पिंक चुन सकते हो? हाँ सर। रेड और पिंक आपके पास टोटल कितने अवेलेबल है? 7 अवेलेबल है।
तो ये 7 बॉल जो आप चुन सकते हो, क्योंकि जब एक बॉल चूज करने की बात आती है तो आपको ये करना है कि आपको रिक्वायर्ड किस किस के डिजायर्ड आउटकम क्या है और टोटल आउटकम्स आपके कितने हैं। अगर मैं बात करूं तो मेरा डिजायर्ड यहाँ पे रेड और पिंक दोनों है, कुछ भी होने से चलेगा, तो 4 रेड और 3 पिंक, मेरे डिजायर्ड यहाँ पे 7 है। ये जो 7 डिजायर्ड है टोटल कितने में से, 4 7 11, 11 3 14 में से, तो 7/14 1/2 इस सवाल का सही उत्तर। कम से कम 2 बॉल चूज करने थे यार मिनिमम, एक मेंस का पेपर है तो ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। Simple interest earned on some rupees x plus 500 after 6 years will be 44% more than the simple interest on some x after 5 years at the same rate of interest। कुछ नहीं यार, प्री लेवल का सवाल, बड़े आराम से चलना। पहला प्रिंसिपल कितना है, x plus 500। पहले सम को 6 साल के लिए कितने परसेंट में, सपोज मैं ये मान लेता हूं कि r% रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया गया है। अगर पहले सम को r% रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया गया है, वो भी 6 साल के लिए, तो कितने का इंटरेस्ट मिलेगा, 6r%। हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा हुआ है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि एक और दूसरा सम है जो कि कितने का है, x का है। ओके सर, ये जो x सम को आपने सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि r% में इन्वेस्ट किया, लेकिन कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। 5 साल के लिए r% रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करोगे तो कितने का इंटरेस्ट मिलेगा, 5r% का। यहां से ये इंटरेस्ट मिला पहला स्कीम में, यहां पे ये इंटरेस्ट मिला दूसरा स्कीम में। सवाल क्या कह रहा है, पहला स्कीम में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 44% ज्यादा होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं 44% का मतलब आपको पता है, बिल्कुल सर पता होना चाहिए, 11/25। नहीं तो आप कैंसिल करके देख सकते हो, 44/100, 4 में कैंसिल 11, 4 में कैंसिल 25। अगर कोई चीज 11/25 ज्यादा है, मतलब 25 में से 11 पार्ट ज्यादा है। अब बस ये देखना कौन किससे ज्यादा है। मतलब अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में ज्यादा है। मतलब राइट हैंड साइड अगर 25 पार्ट का आप बढ़ाओगे 11 पार्ट यानी कि 36 बनाओगे, तब जाके बाएं साइड वाला चीज आएगा। तो ये इक्वेशन फ्रेमिंग इज एन आर्ट, इसको बस आप फ्रेम कर दो तो और कोई बात नहीं। तो अगर मैं और एक बार इस चीज को दिखाऊं, बाएं साइड वाला अगर 44% ज्यादा है दाएं साइड से, तो दाएं साइड को 44% बढ़ाने से बाएं साइड वाला वैल्यू आएगा। 44% मतलब 11 बढ़ाने 25 में, 11 25 में बढ़ाने के लिए 25 में 11 जोड़ के मुझे मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा, 36/25, तब जाके बाएं साइड आएगा। अब अगर इस चीज को मैं सॉल्व करूं तो ब्रैकेट्स हटा दो यार। अब अगर इस चीज को मैं कैलकुलेट करूं तो बड़ा खूबसूरत वैल्यूज निकल के आएगा। परसेंट के साथ ये परसेंट कट जाएगा, आर के साथ ये आर कट जाएगा। अब 6 के साथ ये कट जाएगा, आपके पास कितना 6 टाइम्स 5 के साथ सब कुछ तो कट गया। 5 मल्टीप्लाई करो, इधर 5x आ गया प्लस 2500 आ गया और इधर 6x आ गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। x बराबर आ गया 2500। ऑप्शन नंबर सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर। 3 पाइप है आपके पास, क्या क्या है, डी है, ई है, एफ है। आप बताओ जल्दी से उनको कितना कितना टाइम लग रहा है, 20 24 और 12, 20 24 और 12। सभी लोग फिल कर रहे हैं, सभी लोग फिल कर रहे हैं। सोचो मत, एलसीएम ले लो। 120 का एलसीएम मुझे दिख रहा है, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 10 भरने का आ गया। इफ दे आर ओपन ऑन अल्टरनेट आवर्स, सबको अल्टरनेट पे चला गया, 1 घंटे 1 घंटे 1 घंटे। एंड पाइप डी इज ओपन फर्स्ट, पहला पाइप डी को ओपन किया गया। देन फाइंड इन हाउ मेनी आवर्स द टैंक विल फिल। सर सेकंड सीक्वेंस तो नहीं दिया गया, अगर कुछ नहीं दिया गया तो आप वही प्रोटोकॉल फॉलो करो, DEF DEF DEF। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, अगर आप डायरेक्ट आंसर निकालना चाहते हो तो सबसे पहले इन तीनों को ऐड करो। 6 5 11, 11 10 कितना हो गया, 21। और नियम ये कहता है कि तीनों को ऐड करने से जो एफिशिएंसी निकल के आता है, 21 यूनिट का काम होने के लिए, डायमंड वर्क ही पकड़ लो क्योंकि कोई निकाल भी तो नहीं रहा, 21 यूनिट का काम होने के लिए कितना दिन लग रहा होगा, जितने बंदे हैं उतने दिन। सर ये तो पाइप है, अरे मान लो ना डायमंड वर्क, तो 3 दिन लग रहा होगा। सर ये घंटे है, इसको भी नहीं, इसको मत मानो, तो 3 घंटे लग रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक को 1-1 घंटा देना, चाहे सीक्वेंस DEF का हो, FED का हो, EFD का हो, कुछ भी हो, तीनों को 1-1 घंटा काम करने के लिए दिया गया। तो टोटल 6 5 10 21 यूनिट का काम होगा 3 घंटे में। अब आपको 120 तक पहुंचने हैं, तो 121, 21 का 6 गुना कितना होता है, 126। ज्यादा चला जाता है तो 5 गुना करूंगा, 5 गुना करूंगा तो ये 105 यूनिट का काम खत्म होने के लिए साइकिल 5 बार कंप्लीट करना होगा। तो एक साइकिल अगर 3 घंटे का तो 15 घंटे का यहाँ पे 5 साइकिल लग जाएगा। आगे अगर मैं बात करूं इसके बाद काम किसके पास आता है, साइकिल कंप्लीट होने के बाद फिर से दोबारा जहां से शुरू हुआ था वहां पे आता है। मतलब अब काम डी को करना है। डी एक दिन में कितना कर सकता है, 6। क्या इस 105 में 6 ऐड होने के बाद काम खत्म हो जा रहा है, नहीं, 105 में 6 ऐड होगा तो 111 होगा, और भी है। ई के पास जा सकता हूं। अगर फिर वाकई में ई के पास जाएगा तो वो और करेगा 5, 111 तक में पहुंच गया था। कैसे, 105 प्लस 6 111 और अब 5 111
16 तक मैं पहुंच गया हूं। मतलब इन दोनों को कंप्लीट एक एक घंटे तक मैं काम करवाना अफोर्ड कर सकता हूं। दोनों को एक एक घंटा अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूं तो 6 5 11 यूनिट आगे और फिल होने के लिए आपको और 2 घंटे लगेंगे। इसको 1 घंटे देने, इसको 1 घंटे देने। अब अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल कितना घंटा और कितना यूनिट हो चुका है, 105 और 11 यानी कि 116 यूनिट का पानी भर चुका है और 15 2 17 घंटे लग चुके हैं। अब मैं ये कह सकता हूं कि अब बचा हुआ कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। ये काम किसके पास जाएगा, अल्टीमेटली एफ के पास जाएगा। और एफ के पास जाने से ये कितना टाइम लगेगा, सिर्फ ये कहो कि रिमेनिंग बचा कितना है, 4, और जिसके पास गया वो कर कितना सकता है, 10। तो 4/10 रिमेनिंग अपॉन में जो करेगा उसका एफिशिएंसी। और अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो ये 2/5 आवर्स है। और आपको मैं दिखा देना चाहता हूं कि 2/5 आवर्स को अगर आप मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना होगा, इनटू का 60। 5 यहां पे कैंसिल हुआ, 12 बार, 12 दूनी कितना हो गया मेरे पास, 24 मिनट्स। तो 17 घंटे कंप्लीट और 24 मिनट लगेगा। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 17 घंटे 24 मिनट। ये सवाल आप लोग कर पाते, मुझे करने की कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट सवाल कुछ है। मेंसुरेशन का सवाल आप लोग करोगे या मैं कर दूं? चलो मैं ही करवा देता हूं। वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज 392 पाई सेंटीमीटर क्यूब। एक कोन का वॉल्यूम इतना है। फाइंड इट्स डायमीटर एंड हाइट एंड इट्स डायमीटर एंड हाइट आर इन द रेशियो 7:12। अब सबसे पहला चीज मैं कहना चाहता हूं कि डायमीटर अगर 7x तो हाइट आपका 12x। तो आप रेडियस से ही काम करना चाहते हो तो रेडियस जो होता है वो क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो अगर रेडियस डायमीटर का हाफ होता है तो मैं रेडियस को ले लूंगा। डायमीटर अगर मेरा 7x होता तो ये हो जाएगा 7x/2। और जो आपका डायमीटर हो जाएगा वो डायमीटर कितने का हो जाएगा, सॉरी हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा आपके पास 12x। यहां तक क्लियर है? अरे मैंने डायमीटर को 7x लिया और हाइट को 12x लिया, लेकिन मुझे डायमीटर में कभी दिलचस्पी थी नहीं, मुझे रेडियस चाहिए जो कि डायमीटर का हाफ होता है, तो 7x/2। और यहां पे हाइट निकल के आ गया 12x। इन दोनों चीजों को कंप्लीट करने के बाद अब मुझे पता है कि अगर मेरे पास कोन का वॉल्यूम पता है जो कि 1/3 पाई, अब पाई में रखना है तो क्यों टेंशन ले, पाई r²h, नहीं मुझे ये वैल्यू निकालना है ना, तो वैल्यू निकालने के नहीं पाई कटेगा, पाई r²h मतलब 7x/2 r 7x/2 r² हो गया और h 12x। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो कोन का वॉल्यूम कितना निकल के आना चाहिए, 392 पाई। इसीलिए मैंने पाई को लिखा नहीं क्योंकि पाई कैंसिल होंगे। अब देखो 2 2 4 4 3 12 इसके साथ गया, 7 के साथ जब मैं कैंसिल करूंगा 7 पंजे 35 7 6 42। और अगर मैं बात करूं 7 यहां पे कैंसिल करूंगा 8, x यानी कि x³ बराबर 8 हो गया। तो क्यूब रूट करते x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 2। x का वैल्यू 2 आते ही यहां पे जब मैंने 2 रखा तो ये 2 कैंसिल होके आपका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर का आ गया, हाँ सर। और जो हाइट है वो 7 दूनी कितने का आ गया, सॉरी 12 दूनी कितने का हो गया, 24 सेंटीमीटर का हो गया। क्या ये दोनों चीजें आप लोगों को क्लियर है कि आपका x2 आ गया ना, तो 7 × 2 बाई में 2 रखते ही 2 कैंसिल होकर 7 सेंटीमीटर का रेडियस चल के चलाया। और हाइट 12 × 2 रखते ही यहां पे 12 दूनी 24 का चलाया। और हाइट और रेडियस आने के बाद उसने मुझे क्या पूछा, कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो भी कोन का। कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो होता है बड़ा खूबसूरत, वो होता है पाई r/l। और पाई में रखना है आंसर। पाई r/l में एक चीज और देखना है कि l क्या है, l आपका स्लैंट हाइट होता है। स्लैंट हाइट जो होता है वो क्या होता है, वो r² + h² का रूट अंडर होता है। अब 7² और 24² का रूट ओवर, क्या ये आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट पता है, 7 24 25 का होता है। तो आप डायरेक्टली l का वैल्यू 25 कह सकते हो, नहीं तो फिर करो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ऐड करोगे तो कितना होगा 625, 625 का रूट कितना होगा 25। सिर्फ आपने अपने जिंदगी के एग्जामिनेशन के 10-15 सेकंड यहीं पे वेस्ट किए, ट्रिपलेट याद ना रखे। 7 24 और 25 का ट्रिपलेट याद रख लोगे तो L 25 वैसा निकल के आ जाएगा। पाई को पाई की तरह रखना है। अब R आपके पास कितना है 7 और L आपके पास कितना है स्लैंट हाइट 25, 25 7 जा कितना होता है 175 और यहां पे पाई लग गया। तो आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर ए 175 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है या फिर स्क्वायर यूनिट्स होता है। मेंसुरेशन का भी सवाल कर दिया, बीच बीच में जो होमवर्क दे रहे हैं वो कीजिएगा। Out of 6,000 students from a college X, 20% of the total students have joined physics only. Only लगा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं फिजिक्स देख के थोड़ा आंख घुमा लेना, केमिस्ट्री लगा है, मैथ्स लगा है। 3 सेट का वेन डायग्राम सवाल है ओनली से, और ये 3 सब्जेक्ट से मुझे कंफर्म हो चुका है। स्टार्ट करेंगे बड़े खूबसूरत तरीके से। अगर मैं स्टार्ट करूं तो मैं 3 सेट बनाऊंगा। ये एक सेट रहा थोड़ा अच्छा, ये एक सेट रहा थोड़ा, ये वाला भी अच्छा करो। अरे यार अच्छा नहीं हो रहा कुछ, ये चलो कुछ हद तक, ये चलो कुछ हद तक,
एडजस्ट कर लो। अब आप चलो अंदर, घुमा के लाते हैं। आउट ऑफ 6000 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट 6000। फ्रॉम कॉलेज एक्स 20% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ट हैव मेजर्ड इन फिजिक्स ओनली। तो ये मेरा फिजिक्स है, हमें 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, लिख लो। और आपका क्लियरली 20% स्टूडेंट फिजिक्स ओनली, केवल फिजिक्स, केवल फिजिक्स का यही हिस्सा होता है जो किसी और के साथ कॉमन नहीं है। तो फिजिक्स ओनली में आपके पास 20% आ गया, ये रहा 20। 12% है मेजर्ड इन केमिस्ट्री ओनली, केमिस्ट्री, केवल केमिस्ट्री का यही हिस्सा है, यहां पे आपके पास है कितना? 12%। 20% है मेजर्ड इन बोथ केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ओनली। केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स लगता तो पूरा केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का कॉमन हिस्सा में देख पकड़ता, लेकिन ओनली लगता है केमिस्ट्री और मैथ्स होने चाहिए बट फिजिक्स नहीं होने चाहिए। तो अगर मैं केमिस्ट्री और मैथ्स का कॉमन पार्ट देखूं और मैथ्स में जो चीज नहीं आ रहा होगा, तो यही वाला चीज जो है ये आपके पास कितना आ गया? यही वाला चीज आपके पास 5 आ गया। ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, सॉरी, ओहो 5 मैंने इधर पकड़ लिया, ये 20 आ गया, सॉरी। 20% हैव मेजर्ड इन बोथ केमिस्ट्री एंड मैथ्स ओनली, तो केमिस्ट्री और मैथ्स ओनली के यहां पे बीच में आ गया 20। 5% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हैव मेजर्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स टुगेदर, सारे के सारे 3 सब्जेक्ट्स में 5%, सारे के सारे मतलब बीच में जो कॉमन हिस्सा है वहां पे 5% के बच्चे हैं। While 45% ऑफ द स्टूडेंट्स आर मेजर्ड इन ओनली 2 सब्जेक्ट्स, केवल 2 पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, केवल 2 का मतलब समझ रहे हो? या तो केवल फिजिक्स केमिस्ट्री ये वाला हिस्सा, या तो फिजिक्स मैथ्स केवल ये हिस्सा, या तो अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री और मैथ्स का ये वाला हिस्सा ओनली। यही तीनों का जो सम है ये आपका कितना होना चाहिए? टोटल 45%, 45 आना चाहिए। इन केमिस्ट्री 45% स्टूडेंट्स हैव मेजर्ड, 45% आपके केमिस्ट्री में मेजर किए। अब देखो 45% अगर वाकई में केमिस्ट्री में मेजर करते हैं तो 45 पूरा का पूरा केमिस्ट्री का ये सेट होना चाहिए। हाँ सर, ऑलरेडी इस केमिस्ट्री के सेट में आपके पास कितना अवेलेबल है? 12, 20, 32, 32, 5, 37, कितना 45 से मिसिंग है? 8 कम है, तो वो 8 इस वाले हिस्से में होगा। ये वाला हिस्सा आते ही मुझे ये चीज याद है, यहां पे जो है, यहां पे जो है और यहां पे जो है, इनको ऐड करने से 45 आना चाहिए, क्योंकि किसी 2 सब्जेक्ट में आपके 45। 20 + 8 28 ऑलरेडी आ चुके हैं। 45 से 28 माइनस करने से जो बचा होगा यानी कि 17 वो यहां पे होगा। ये चीज भी आपको कंफर्म हो चुका है। ईच स्टूडेंट मेजर एटलीस्ट इन 1 सब्जेक्ट, जो 6000 के टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सब्जेक्ट में तो मेजर कर रहे हैं, मतलब सारे के सारे बंदों को इस सेट के अंदर आना चाहिए। या तो केवल फिजिक्स, केवल केमिस्ट्री, केवल मैथ्स, ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री मैथ्स, ओनली फिजिक्स मैथ्स, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऑल, कहीं ना कहीं तो 100 को आना चाहिए। तो टोटल सम 100 का होना चाहिए। आपको अभी तक टोटल सम कितना मिला? 20 + 8 28 + 12 40 45 65 72 82 82 मिला। तो अभी भी 100 से कितना शॉर्ट है? 18। वो कहां होना चाहिए? ओनली मैथ्स में आना चाहिए, तब जाके सम टोटल जो है वो 100 होगा। और हर बच्चा कहीं ना कहीं एडजस्ट हो चुका है, किसी ना किसी सब्जेक्ट में वो मेजर कर रहा है। सारे के सारे वैल्यूज आपके पास परसेंटेज में, और वो किसके रेस्पेक्ट में है? 6000 के रेस्पेक्ट में। सवाल जो पूछा जाएगा आंसर निकालना है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर मेजर्ड इन ओनली 1 सब्जेक्ट, केवल एक ही सब्जेक्ट में मेजर करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या पूछी गई है। केवल एक स्टूडेंट की बात करें, केवल एक सब्जेक्ट की बात करें तो ओनली 1 सब्जेक्ट, या तो केवल फिजिक्स, या तो केवल केमिस्ट्री, या तो केवल मैथ। यहां पे अगर मैं देखूं तो 20 + 12 32 + 18 अगर मैं बात करूं तो 50% आ रहा है। तो 50% के ऐसे बच्चे हैं जो कि केवल एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपना मेजर कंप्लीट कर रहे हैं। 50% का मतलब आधा होता है, लेकिन किसका? टोटल स्ट्रेंथ अपना 6000 का चल रहा था। 6000 का 50% आधा जब आप करोगे तो ये कितने के बराबर आ गया? 3000 के बराबर आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। How many students have majored in mathematics as a subject? मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट को हिसाब से कितने लोगों ने आपका मेजर किया है? पूरा मैथमेटिक्स का सेट ये रहा। हाँ सर, पूरा मैथमेटिक्स का सेट ये रहा। अगर पूरा मैथमेटिक्स का सेट ये रहा, उसके अंदर आपके पास पूरे मैथमेटिक्स के अंदर क्या क्या आ रहा है? 18 आ रहा है, 17 आ रहा है, 5 आ रहा है, 20 आ रहा है। ऐड करो 18 + 17 35 40 20 60। 60% के बच्चे आपके मैथ्स में कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैथ्स में एडजस्ट है। चाहे केवल मैथ्स हो, तीनों में मैथ्स के अंडर आ रहे हो, केवल फिजिक्स और मैथ्स में मैथ्स के अंडर आ रहे हो, केवल फिजिक्स केमिस्ट्री, सॉरी मैथ्स केमिस्ट्री में मैथ्स के, कहीं ना कहीं मैथ्स के अंडर आके आ रहे हैं 60%। 60% किसका? 60% टोटल 6000 का। परसेंट के साथ 2 0 कैंसिल किया, 60 × 60 क्लियरली 60 का स्क्वायर 3600 आ गया आपके पास। ऑप्शन नंबर सी आप लोग कर ही सकते हो। What is the total number of students who have majored in only 2 subjects? केवल 2 सब्जेक्ट। केवल 2 सब्जेक्ट मतलब कौन सा हिस्सा पता है? केवल 2 जगह जो कॉमन आ रहा है, या तो केवल फिजिक्स केमिस्ट्री, या तो केवल फिजिक्स मैथ्स, या तो केवल केमिस्ट्री मैथ्स।
केवल फिजिक्स केमिस्ट्री वाले यही है, क्योंकि मैथ्स नहीं होना चाहिए, यहां आ जाएगा तो 3 हो जाएंगे। ये वाला हिस्सा केवल फिजिक्स मैथ्स, ये वाला हिस्सा केवल फिजिक्स केमिस्ट्री, सॉरी मैथ्स केमिस्ट्री। तो टोटल 17 + 8 25, 25 + 20 45% की बात की जा रही है। तो अगर मुझे 6000 का 45% निकालना है तो 45% होता है 9/20, 20 में कैंसिल करूंगा तो ये कितना आ गया 300, 9 या 27, 27 में 2 0 जुड़ गया, तो ये वैल्यू कितना बन गया, ऑप्शन नंबर भी 2700। अब ये चीज आप लोग कर ही सकते हो, कुछ कुछ छोटे छोटे चीजें आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे और कुछ था नहीं आपके लिए, सभी कुछ रखा गया है, नॉर्मल प्री लेवल बन चुका है। कितने इसके सवाल है, 2 सवाल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया, एक परसेंटेज में एक रेशियो में। अब चलो हम आ चुके हैं सबसे लास्ट घड़ी के पास, सबसे लास्ट यानी कि अगर मैं बात करूं अभी से, डेटा सफिशिएंसी आपका लास्ट हिस्सा है। चलो स्टार्ट करते हैं। डेटा सफिशिएंसी में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं। डेटा सफिशिएंसी का जो सबसे खूबसूरत पार्ट है वो ये है कि आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली अगर थोड़े लॉजिकली जाएंगे तो इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। ए ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग ओवरटेक्स अनदर ट्रेन बी। अगर मैं पहले लॉजिकली बताऊंगा, उसके बाद अगर चाहिए तो प्रूफ भी कर दूंगा। 180 मीटर का एक लंबा ट्रेन है, वह एक दूसरे ट्रेन को क्रॉस करता है जिसका लेंथ x मीटर है, हमें पता नहीं, और कितने सेकंड्स में, 20 सेकंड्स में। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू बताओ। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ट्रेन बी स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन आर एट 9 AM। ट्रेन बी जो है वो स्टेशन आर से 9 बजे निकलता है एंड रीच 360 किलोमीटर फार फ्रॉम स्टेशन आर। उसी स्टेशन आर से वो 360 किलोमीटर दूर पहुंचता है, कितने बजे, 1 बजे, विदाउट एनी स्टॉपेज। इससे क्या होगा ना, सिर्फ आपको स्पीड मिल जाएगा कि स्टेशन आर से 360 किलोमीटर दूर, मतलब 360 किलोमीटर जाने के लिए 9 से 1 बजे यानी कि 10, 11, 12, 1, 4 घंटे लग रहे हैं। तो यहां से सिर्फ और सिर्फ आपको आएगा 90 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड चल रहा है ट्रेन बी का। उस ट्रेन बी के स्पीड से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने मुझे एक्स का वैल्यू पूछा, और एक्स का वैल्यू क्या होता है पता है, आपके ट्रेन बी का लेंथ। एक बार आपको धागा खोल के दिखा देता हूं कि दरअसल पूछा क्या गया है। जब ट्रेन ए ट्रेन बी को क्रॉस करेगा तो दोनों लेंथ के सम को क्रॉस किया जाएगा। इसका लेंथ 180 है, उसका लेंथ को मैं मान लेता हूं एक्स है, और ये जो दोनों लेंथ, ये तो बड़ा गंदा सवाल हो गया। यहां से तो और कुछ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अगर 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन बी की बात की जा रही है, इन 20 सेकंड्स की बात की जा रही है, उसके वैल्यू की बात की जा रही है, और अगर मैं इस पॉइंट से बी का ए का स्पीड निकाल रहा हूं, अगर मैं इस पॉइंट से ए का स्पीड निकाल रहा हूं, चलो मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे 2 कंडीशन पॉसिबल होंगे। 2 कंडीशन क्या, कि डायरेक्शन सेम है या डायरेक्शन अपोजिट है। बोलो हाँ या ना। अगर डायरेक्शन सेम है तो मुझे दोनों के स्पीड को माइनस करना होगा, और अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो मुझे दोनों के स्पीड को ऐड करना होगा। अब देखो, अगर मैं यहां पे कहूं तो डायरेक्शन कहीं ना कहीं मेंशन होना चाहिए था। सवाल में क्या गड़बड़ है मुझे नहीं पता, नहीं तो नाइदर आपको निकाल नहीं पाओगे। ट्रेन ए क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ 240 मीटर लॉन्ग इन 8.4 सेकंड। इससे मुझे ट्रेन ए का स्पीड पता चल जाएगा। ट्रेन ए का स्पीड कितना है, ट्रेन ए 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर पा रहे। जब ट्रेन 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा, वो कितना लेंथ कवर करेगा, खुद का 180 और प्लेटफॉर्म का 240 यानी कि 420 मीटर क्रॉस करेगा, और उसको लग रहा है कितना, 8.4। इस पॉइंट को हटा दो और ऊपर एक 0 ले आओ। 84 का 5 टाइम्स होता है 420, और ये 0, इसका स्पीड आ गया आपके पास 50 मीटर पर सेकंड। इसका स्पीड आ चुका है किलोमीटर पर आवर। आपके लिए पहले तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूं। 18 गया ये 5, 5 पंजे, इसका स्पीड आ गया 25 मीटर पर सेकंड। अब दोनों के स्पीड आपके पास अगर मैं जोड़ भी दूं तो मिल जाएगा। एक तो अकेले में तो कभी काफी था नहीं, अगर मैं दोनों को जोड़ भी दूं तो आप अगर इसका स्पीड 25 और इसका स्पीड 50 की बात कर रहे हो, वाओ 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 वाओ, सवाल कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। देखो, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो मेरा आंसर आ सकता है, सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, 2 चीजें। क्या है वो 2 चीजें? एक चीज तो मैं बड़ा खूबसूरत सा ये बताना चाहता हूं कि इस ओवरटेक्स वर्ड से हिंदी में देखो, 180 मीटर लंबी ट्रेन 20 सेकंड में दूसरी ट्रेन को पार करती है। ओवरटेक्स लिखा है, क्रॉस अगर लिखता तो पता नहीं चलता, लेकिन शायद मेरे ख्याल से यहां पे आप लोग देखना थोड़ा, ओवरटेक्स की बात की जा रही है। ओवरटेक कौन किसको करता है? जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तभी ओवरटेक होता है, ये मेरा मानना है। ठीक है, यहां पे थोड़े मतलब क्लैशेस ऑफ थॉट्स हो सकता है, बट मेरा ये मानना है कि जब बात ओवरटेक की आ रही है तो डायरेक्शन सेम होगा तभी। आप किसी को ओवरटेक कर रहे हो, सामने वाले को ओवरटेक थोड़ी ना करना है, वो तो अपने आप हो जाएगा क्रॉस। ओवरटेक करना मतलब किसी को काट के जाना है, मतलब कोई आप ही के दिशा में चल रहा हो सेम डायरेक्शन। तो ये ओवरटेक वर्ड का मीनिंग बहुत पावरफुल निकला।
तो अगर ओवरटेक से हम अगर सेम डायरेक्शन की बात करें तो 180 पहले ट्रेन का लेंथ, दूसरे ट्रेन का लेंथ पता नहीं, तो टोटल डिस्टेंस आपको कितना क्रॉस करना है 180 प्लस एक्स। किस स्पीड में? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में क्या होगा? माइनस। दूसरे स्टेटमेंट से 50 आया, पहले स्टेटमेंट से 25 आया, तो दोनों के स्पीड का डिफरेंस अगर मैं माइनस करूं 50 माइनस 25 तो 25 मीटर पर सेकंड। और इस 25 मीटर पर सेकंड में कितना टाइम लगा? टाइम अगर मैं बात करूं तो 20 सेकंड लगा। तो अगर मैं सॉल्व करूं तो 180 प्लस एक्स, ये 25 इंटू 20 अगर मैं कर दूं तो ये कितना आ जाएगा? 500, और x का वैल्यू मेरे ख्याल से 320 आना चाहिए। तो अगर मैं x का वैल्यू 320 निकाल पा रहा हूं ट्रेन B का लेंथ इसी स्टेटमेंट दोनों को मर्ज करके, तो मेरे हिसाब से बोथ द स्टेटमेंट टेकन टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चंस होगा। लेकिन अगर ओवरटेक्स ना होके मेरे ख्याल से अगर क्रॉस होता, तो क्रॉस में आप कभी बता नहीं सकते कि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन। उस वक्त आपके दो पॉसिबिलिटीज आते हैं, एक 50 माइनस 25 करके, एक 50 प्लस 25 करके, और दो नीचे रखते ही दो वैल्यूज ट्रेन के लेंथ आते हैं, और दो वैल्यूज आने से मैं डिटरमाइन नहीं कर पा रहा हूं, एक ही फिक्स्ड आना चाहिए। तो या तो यहां पे इस ओवरटेक्स का मीनिंग सेम है, नहीं तो क्रॉस करने के साथ वो लिखना चाहिए था कि सेम डायरेक्शन बोथ द ट्रेन्स आर ट्रैवलिंग सेम। चलो ये कंट्रोवर्शियल चीज हो गया, बट मुझे लग रहा है अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस ऑप्शन नंबर डी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलो, a mixture of plant fertilizer consists of nitrogen, phosphoric acid and potash. Okay, what is the number of grams of potash in the mixture? कितने ग्राम का पोटाश है? By weight the ratio of nitrogen and potash is 2:3। उस रेशियो का लेके मैं अचार डालूं। आपको अगर चाहिए ग्राम्स में तो मतलब आपको कहीं ना कहीं वेट देना पड़ेगा। By weight the ratio, मतलब वो वेट मतलब ये मत सोचो कि सर वेट दिया है, वेट इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स देना पड़ेगा। बाय वेट द रेशियो ऑफ फॉस्फोरिक एसिड टू पोटाश मुझे मतलब नहीं, एंड 1/3 मुझे मतलब नहीं, कहीं दोनों जगह आपको ग्राम्स मिला नहीं मिला। तो कभी भी आप ग्राम्स में तो आंसर नहीं बता सकते, हार्डली रेशियो बता सकते हो, पार्ट्स बता सकते हो, फ्रैक्शन बता सकते हो, परसेंटेज बता सकते हो। ग्राम्स मुझे निकालने के लिए ग्राम्स की जरूरत है तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई को मारो, आगे बढ़ो। नाइदर स्टेटमेंट 1 नॉट स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ अनुजा। अनुजा का एनुअल इनकम कितना है? अनुजा ने 10,000 रुपए पर महीने डिपॉजिट किए उसके पीएफ अकाउंट पे। ओके, रेशियो ऑफ द अमाउंट डिपॉजिट इन पीएफ एंड एक्सपेंसेस फॉर आवर हाउस होल्ड इज 2:3। अगर पीएफ में जो खर्चा है और हाउस होल्ड में जो खर्चा है उसका रेशियो है, पीएफ में जो खर्चा है वो अमाउंट में है, तो हाउस होल्ड का खर्चा भी अमाउंट में निकल आ जाएगा। ओके, रेस्ट पार्ट ऑफ द इनकम शी सेव्ड विद हर। अब मतलब पूरा का पूरा उसका एक्सपेंस दो तरीके के हो रहे हैं, पीएफ और एक्सपेंस। इस अमाउंट और इस रेशियो से मैं उसका पूरा खर्चा निकाल सकता हूं। पहले मैं लॉजिकली बता रहा हूं, पूरा खर्चा निकालने के बाद बचा कुचा उसका सेविंग है, उस सेविंग के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, इसीलिए मैं इनकम नहीं बता पा रहा। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में सिर्फ सेविंग है, तो सिर्फ सेविंग से तो इनकम नहीं बताया जा सकता। लेकिन पहले स्टेटमेंट से उसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा, दूसरे स्टेटमेंट से उसका सेविंग आ जाएगा, एक्सपेंडिचर और सेविंग ऐड होते ही आपका इनकम आ जाएगा, मतलब दोनों को जोड़ते ही। ऑप्शन नंबर डी, बोथ द स्टेटमेंट्स टेकन टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। इस सवाल का सही उत्तर सर कैसे? मैं बताता हूं। अनुजा ने पीएफ में जो पैसा दिया और उसका जो एक्सपेंस उसके हाउस होल्ड में हो रहा था, जो पैसा दिया, उनके बीच में रेशियो जरूरत नहीं है बट फिर भी कर रहा हूं। जो उसने पीएफ में दिया वो कितने के बराबर है? 10,000। दो पार्ट बराबर 10,000, तो एक पार्ट बराबर 5,000 का चल रहा है। तो जो तीन पार्ट उसने हाउस होल्ड में खर्चे किए होंगे 3 इंटू 5,000, 15,000 का हाउस होल्ड में खर्चा, 10,000 का पीएफ पे खर्चा, 15,000 का हाउस होल्ड पे खर्चा, तो टोटल उसका 25,000 का खर्चा। सर ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि रेस्ट पार्ट उसके इनकम का वो सेव कर रही है, और नेक्स्ट पार्ट में आपके पास सेविंग कितना है? 8,000। तो 25,000 उसने टोटल खर्चे किए, 8,000 उसने टोटल सेव किए, तो उसका टोटल सैलरी मेरे ख्याल से कितना निकल के आ जाना चाहिए? इनकम 33,000। और अगर ये मंथली है तो आप डरना मत, या 33,000 तो उसका मंथली इनकम आएगा। अगर एनुअल इनकम अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा होता तो डरना मत, इंटू 12 कर देते, क्योंकि ये दोनों के दोनों चीजें मंथली में चलते। लेकिन अपने को ना 33 से मतलब ना 12, आंसर निकाल पा रहे हो? हाँ, कब? दोनों को जोड़ के खत्म। What is maximum marks in the examination? मैक्सिमम मार्क्स कितना है? वीर स्कोर करता है 25% ज्यादा, जो कि मिनिमम पासिंग मार्क्स 25% ज्यादा अपने मिनिमम पासिंग मार्क्स से, और वो सिर्फ और सिर्फ 50% मार्क्स। अब देखो, किसी मैक्सिमम मार्क्स को निकालने के लिए सवाल में कोई एक मार्क का होना जरूरी है। जैसे ग्राम्स निकालने के लिए ग्राम्स जरूरी है, सिमिलरली मार्क्स निकालने के लिए मार्क्स। लेकिन यहां पे सिर्फ पूरा का पूरा परसेंट में चल रहा है, इससे तो आंसर नहीं आएगा। आयुष स्कोर्ड 60 मार्क्स इन द एग्जाम विच इज 50% मोर देन द पासिंग मार्क। बच्चे बोलेंगे सर मार्क भी आ गया, ये तो सवाल अपना आता है, मैं कर दूंगा। लेकिन ध्यान दोगे तो यहां से भी आंसर नहीं आएगा। सर क्यों? यहां से आपको सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क मिलेगा, मैक्सिमम मार्क नहीं मिलेगा। सर कैसे? अगर आयुष 60 मार्क स्कोर करता है, जो कि 50% ज्यादा है उसके पासिंग मार्क से, तो अगर आप उसके पासिंग मार्क को
पूरा 100% कंसिडर करते हो तो उसी से 50% ज्यादा स्कोर किया होगा आयुष ने, यानी कि आयुष ने 150% स्कोर किया होगा और 150% जो उसने स्कोर किया वो 60 के बराबर है। तो जो 100% जब आप निकालोगे तो 100% कितना आएगा, 60 अपॉन में 150 इंटू का 100 जब आप करोगे, 50 में 2 बार, 50 में 3 बार, 3 में 20 बार, 20 इंटू 2, जो 40 मार्क उसके निकल के आएंगे वो उसका 100% यानी कि पासिंग मार्क आएगा। बट सवाल में क्या दिया है, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम। सर तो नहीं निकाल सकते, इंडिविजुअली नहीं निकाल सकते, लेकिन अगले पॉइंट से निकाल सकते हो। कैसे, अगर इन दोनों को मैं मर्ज करूं तो पासिंग मार्क 40 मुझे सेकंड स्टेटमेंट से मिल चुका है। वीर ने स्कोर किया 25% ज्यादा, किससे, मिनिमम पासिंग मार्क से। तो 40 से 25% ज्यादा, 40 का 1/4 कितना होता है, 10। तो 40 से 10 मार्क ज्यादा, तो वीर ने स्कोर कितना किया, 50 मार्क। और वीर ने जो 50 मार्क स्कोर किया है, बट ही स्कोर्ड ओनली 50% मार्क्स इन द एग्जाम। वो पूरे एग्जाम के मैक्सिमम मार्क का 50% है। अगर पूरे एग्जाम के 50% 50 मार्क के बराबर होता है तो 1% 1 मार्क के बराबर होगा। तो पूरा का पूरा एग्जाम जो 100% से कंडक्ट किया गया होगा वो 100 मार्क का होगा। मतलब मैक्सिमम मार्क्स निकालने के लिए मुझे इन दोनों स्टेटमेंट को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो बोथ द स्टेटमेंट्स टेकन टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, A seller marked up the price of an article 50% above the cost price, 50% above उसने अपने cost price से उसको मार्क किया है, and give 2 successive discount, और उसके ऊपर 2 successive discount दिया है। Find the aggregate percentage of discount। aggregate यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओवरऑल, मतलब टोटल कुल मिला के जो ओवरऑल डिस्काउंट दिया गया वो कितने परसेंट का है। इसको एक बार आप खुद ट्राई करना, फिर चेक करना मेरा आंसर। सेलर मेक द एग्रीगेट प्रॉफिट ऑफ 14.75%। सेलर जो है वो एग्रीगेट प्रॉफिट कितने परसेंट का रख रहा है, वो एग्रीगेट प्रॉफिट रख रहा है 14.75% का। एमआरपी ऑफ द आर्टिकल इज ₹750 एंड इट इज सोल्ड इन ₹73.75 मोर देन द कॉस्ट प्राइस। अगर मैं पहले स्टेटमेंट की बात करूं या फिर दूसरे स्टेटमेंट की बात करूं, ये आपका एक्सपीरियंस झलकना चाहिए कि दोनों से निकल जाएगा, मतलब इंडिविजुअली। सर कैसे, अगर आपको ओवरऑल डिस्काउंट चाहिए तो वो भी किस में, परसेंटेज में, तो सारी की सारी चीजें क्लियर है। कैसे, पहला पॉइंट ले लो। ओके सर, पहला पॉइंट पे आप उसके कॉस्ट प्राइस को 100 ले लो। हाँ सर, मैंने उसके कॉस्ट प्राइस को 100 ले लिया। स्टेटमेंट से ही जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है दोनों के लिए, उसमें उसने क्या कहा कि 50% ज्यादा उसका मार्क प्राइस को रखा गया है कॉस्ट प्राइस से। तो अगर आपने अपने कॉस्ट प्राइस को 100 लिया है तो आपका मार्क प्राइस कितना होगा, 150। और पहले पॉइंट से अगर मैं स्टेटमेंट 1 को देखूं तो उसने कहा सेलर मेक एग्रीगेट प्रॉफिट ऑफ 14.75। 100 के कॉस्ट प्राइस के चीज को अगर 14.75% के प्रॉफिट में बेचा गया है तो 114.75 में बेचा गया होगा। 100 को 14.75 बढ़ा के 114.75 रुपए में बेचा गया होगा, पार्ट्स में बेचा गया होगा। तो अगर आपको ओवरऑल डिस्काउंट चाहिए तो जल्दी से बताओ यार कि आपका मार्क प्राइस कितना सेट किया गया था। सर अपना मार्क प्राइस 150 का सेट किया गया था। मैंने कहा बेचा कितने, सर 114.75। मैंने कहा डिस्काउंट कितना दिया, सर जो कम हुआ है। मैंने कहा कितना, सर 0.25 यहां पे हो जाएगा 115 में और 35, तो सर 35.25 पार्ट्स का डिस्काउंट दिया है। मैंने कहा ये जो 35.25 पार्ट्स का डिस्काउंट दिया वो किसके ऊपर, सर मार्क प्राइस। मैंने कहा कितना मार्क प्राइस, सर 150, उसका कितना परसेंट है, इंटू 100। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपकी मर्जी। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी है नहीं। तो पहले स्टेटमेंट से तो आंसर आ रहा है। अब दूसरा स्टेटमेंट से कैसे आएगा, आर्टिकल का एमआरपी उसने कितना कहा, बीच में रखो, क्योंकि बीच में एमआरपी रख रहे हो ना। एमआरपी कहा 750। अब यहीं से मैं कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूं। कैसे सर, यहां तो कुछ नहीं है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट में ये गिवन है कि 50% ज्यादा ही उसका मार्क प्राइस सेट किया जाता है। 100% अगर आपका कॉस्ट प्राइस है, 150% अगर उसका मार्क प्राइस है, 50% बढ़ा के अगर 150 बराबर 750, उसी से लिंक कर रहा हूं। एक पार्ट आपका 5 का आ गया तो ये 100 पार्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो 500 रुपए का होगा। तो उसी पॉइंट से मैंने निकाल दिया, उसी सेकंड स्टेटमेंट से, कि 500 का कॉस्ट प्राइस, 750 का मार्क प्राइस, एंड इट इज सोल्ड इन 73.75 मोर देन द कॉस्ट प्राइस। सेम चीज है, 73.75 ज्यादा में अगर सेल किया जा रहा है तो 500 से अगर 73.75 ज्यादा में सेल किया जाएगा तो कितने में सेल किया जाएगा, 573.75 में सेल किया जाएगा। अब आपके पास अगेन सेम चीज है, 750 का चीज अगर 573.75 में सेल किया जा रहा है तो कितना का डिस्काउंट लग रहा है, सर 0.25 अगर मैं कर दूंगा तो ये 578 हो जाएगा।
574 हो जाएगा। 574 में 26 और ये 50, 26 और ये 50 अगर मैं ऐड करूंगा तो 76 ऐड करना होगा। 76 ऐड करने से मैं कहां पे पहुंचूंगा, 600 और ये, तो यहां पे 176 का गैप हो जाएगा। तो आप यहां से भी कर सकते हो कि 176.25 का जो डिस्काउंट दिया गया, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वो कितने मार्क प्राइस के ऊपर, 750 के मार्क प्राइस के ऊपर इनटू 100 जब आप करोगे तो आपके सामने आपका आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं कि ये सारे के सारे सवाल आप लोग परफेक्टली कर सकते हो। इधर से देखो, इधर से देखो, एक बार मैं कैलकुलेटर लगा के देख लेता हूं दोनों जगह से कितना डिस्काउंट है, ताकि आप लोगों को फ्यूचर रेफरेंस करने के लिए इजी हो, क्योंकि बंदा कैलकुलेशन और पेशेंस नहीं है। 1.5 घंटे से मैं आपके साथ लगा हुआ हूं। 23.5 ऊपर से भी निकल रहा है और नीचे से भी आपका 23.5%। आप लोग चेक कर सकते हो, दोनों जगह 23.5% का डिस्काउंट आपका निकल के आ रहा है। सर अगर इधर से 23.5 आता, इधर से 25 आता, तो मैंने कहा 23-25.5 से आपको कोई मतलब है? डेटा दोनों अकेले में अगर आपका संभव है, आंसर निकाल पा रहे तो वही। तो ये एक बहुत खूबसूरत पॉइंट था। Either statement 1 और statement 2 itself is sufficient to answer the question। केवल स्टेटमेंट 1 नहीं तो केवल स्टेटमेंट 2 से आपका आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सारे 40 क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। जो जो क्वेश्चन बीच में होमवर्क दिया है उसको कीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया जाएगा। आप खुद सेल्फ रेफरेंस के लिए, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हो। जो जो बीच में क्वेश्चन मैंने छोड़े उसके करेक्ट आंसर की भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा उस पीडीएफ में। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको काफी पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर से किया होगा। और जाते जाते सेशन को लाइक और शेयर करने के साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट के साथ हम आपके साथ मुलाकात करते रहेंगे। ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम आपके लिए डेली बेसिस पे लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कैरियर डिफाइनर। तब तक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। टाटा बाय बाय। थैंक यू so much guys for being with me for such a long time. Love you all. Tata bye bye. Take care. God bless you all.